हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 10 के साथ। ठीक है, तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, तो वही थ्योरी लेक्चर्स कर रहे थे, है ना। थ्योरी लेक्चर्स हमारे चल रहे थे और उसके अलावा फिर हम लोगों ने क्या किया था। सबसे पहला लेक्चर कौन सा था वो आपका, कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, वही सब। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया था, फिर हम लोगों ने टाइप 1 से लेकर के टाइप 9 तक सिर्फ प्रैक्टिस करी थी, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन करे थे इसके अंदर, टाइप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पर बहुत अच्छे से कम 1 घंटे का तो लेक्चर था ही, तो तुम ऐसे समझ सकते हो 9-10 घंटे की प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम करके आ रहे हो, बल्कि ज़्यादा कुछ कुछ लेक्चर तो 4-4 घंटे के थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था, फिर से मैंने कुछ थ्योरी लेक्चर लिए थे। कौन से थे, 3 लेक्चर ले चुका हूँ। एक पोलर फॉर्म पे लिया था, फिर यूलर फॉर्म पे लिया था, और फिर अभी उस पे लिया है आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, जो सबसे लंबा लेक्चर है, शायद 5.5 घंटे का। ठीक है, तो लोगों ने आई थिंक से 2-3 बार में देखा होगा, या कोई कुछ फौलादी लोगों ने इसको एक बार में देख लिया होगा। वो जो भी है, तुम्हारे ऊपर है वो तो। और फिर उसके बाद अब हम ये क्या कर रहे हैं, अब तुम्हारी थ्योरी जो तुम्हें अब करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, अब मैं सिर्फ टाइप ऑफ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है ना, तो टाइप 10 से हम शुरू कर रहे हैं और देखते हैं हम कहाँ तक जाएंगे। ठीक है, तो वो सिर्फ टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा। इसके बाद कुछ नहीं आने वाला है, मतलब इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म, अब सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन बचे हैं, थ्योरी और कुछ नया नहीं पढ़ना है, बेसिकली ये मतलब है। ठीक है, पहली बात। दूसरा, यही बता देता हूँ, इसके तुरंत बाद आपका वो आएगा ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मतलब ज़्यादातर बुकों में टॉपिक्स होते हैं ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब कि रोटेशन हो गया तुम्हारा। ठीक है, और भी इसमें बहुत सारे सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। पर इसके लिए तुम्हें ज्योमेट्री आनी चाहिए। ठीक है, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल्स, ट्राइंगल्स, ये सब चीज़ें। और तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी चाहिए, क्योंकि आर्गन प्लेन जो है वो बिल्कुल वैसे ही एक्ट करता है जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्ट करता है वो। तो इसलिए अगर वो सब आता होगा तो बहुत ज़्यादा फायदे में रहोगे। जैसे कि हम एक बार में उसको कर लेंगे, तो मैं वहीं पे कराने वाला हूँ ये सेक्शन। ठीक है, तो वो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहीं पे मैं तुम्हें पूरा करा दूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या फिर ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नाम से। तो वो वहीं की वहीं कर लेंगे, यहाँ पे अब हम कुछ नहीं करना है। बेसिकली अब तुम्हें क्या करना है, अब हमें टाइप 10 से लेकर के देखो जितने क्वेश्चन आने वाले हैं, बस तुम्हें वो देखते रहना है, डेली का एक एक टाइप करते जाओ, या दो दो टाइप करते जाओ, और आपका काम खत्म। कॉम्प्लेक्स नंबर उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया है। अब फाइनली आपका स्टार्ट करते हैं टाइप 10 के साथ। क्या है ये, तो जितना भी अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, पोलर फॉर्म, यूलर फॉर्म, nth रूट, तो इनमें सबसे बेसिक चीज़ क्या थी, आर्ग्यूमेंट। यही तो एक नया आइडिया था, मॉडुलस तो तुम्हें पहले से पता था। बेसिक जो बात थी वो ये थी कि आर्ग्यूमेंट, राइट, और उसकी प्रॉपर्टीज भी हमने देखी थी। तो देखते हैं आर्ग्यूमेंट के ऊपर कुछ बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और इस पर देखते हैं काफ़ी अच्छे लेवल पे मैं क्वेश्चंस ले जाने वाला हूँ। मैंने बहुत ही अलग अलग जगहों से उठाए हैं। चलो आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अपने आप ट्राई करो, है ना। वही हमारा सबसे वही फॉर्मेट रहने वाला है। पहले तुम अपने आप ट्राई करो और उसके बाद मैं बता दूंगा। और मेरे क्वेश्चन हमेशा इतने बढ़िया इंक्रीजिंग लेवल पे हैं कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, इन द सेंस कि तुम पहले ट्राई करोगे, फिर तुम्हारा ऑटोमेटिकली अपग्रेड होते हुए तुम दूसरा कर लोगे, फिर तीसरा कर लोगे, फिर चौथा कर लोगे, तो तुम ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ओके देन। तो क्या है इसमें बोला है, आर्ग्यूमेंट ऑफ ये बताना है, तो सिंपल है, तीनों को ऐड कर लो। राइट, इसका आर्ग्यूमेंट प्लस इसका आर्ग्यूमेंट प्लस इसका आर्ग्यूमेंट। इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, समझ ही गए होगे, देखो ये 1 है, ये आपका आयोटा होगा यहाँ पे, राइट, यानी कि π/4। तो ये तो आपका π/4 हो गया, प्लस इसका आर्ग्यूमेंट क्या आने वाला है, 1 + i/√3। 1 है और ये भी पॉजिटिव में ही चला गया। ठीक है, तो ये तो 1 है और ये आपका √3 है। तो अगर मैं tan थीटा निकालता हूँ तो √3 के बराबर है, यानी कि ये कितना होगा, 60 डिग्रीज, राइट, यानी कि आपका π/3। ठीक है, अब इसका क्या खेल है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अब कुछ लोग यहाँ शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सीधे बोलेंगे थीटा। दिख रहा है ना यहाँ पे तो साफ साफ, राइट। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आया आपका आंसर π/4 प्लस π/3। ठीक है, अगर अभी मैं सिंपल बनाऊँ तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं सिंपल क्या लगा सकता हूँ, चलो मैं यहाँ लगा देता हूँ π/6। ठीक है, तो यहाँ लगा दिया मैंने π/6, तो थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, π/6। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, π/6। अब जैसे ही तुम्हारा ये आर्गुमेंट आता है, यहाँ पे रुकना नहीं है, यहाँ पे कई लोग ये गलती करते हैं कि यहाँ पे रुक जाते हैं। अब इसको प्लस करने के बाद ये देखो कि क्या ये -π से π के बीच में आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ वैसे इस क्वेश्चन में चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहीं पर भी नहीं बोल रखा है कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालो, ये नहीं बोला गया, उन्होंने सिर्फ ये बोला आर्ग्यूमेंट निकालो। तो आर्ग्यूमेंट अगर तुम निकाले तो अब यहाँ पे तुम्हें कुछ जरूरत नहीं है चेक करने की। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो तुम्हारा आंसर होगा सीधे सीधे π/4 प्लस π/3 प्लस जो भी थीटा था या जो भी है। ठीक है, तो ये तुम्हारा सीधे सीधे आंसर हो जाता है, इसमें कोई भी कंसेप्चुअल मिस्टेक नहीं है। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा एक चेंज लेकर आ रहा हूँ इसी क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ लगा देता हूँ मैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट। तो अगर मैंने प्रिंसिपल आर्गूमेंट लगा दिया, और अगर आप तुमने बोला आपका π/4 प्लस π/3 प्लस थीटा। ठीक है, अब π/4 प्लस π/3 मतलब आपका ये 60 डिग्री, ये 45 डिग्री, यानी कि ये आपका 105 डिग्री तो हो ही चुका है। अब थीटा पे बहुत कुछ फर्क पड़ने वाला है थीटा से, राइट। अगर थीटा लेट्स से 30 डिग्री हो गया, है ना, 60 डिग्री हो गया, 80 डिग्री हो गया, तो गड़बड़ हो जाएगी, 80 पे गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये तुरंत क्या हो जाएगा,
185 डिग्रीज जो कि इस रेंज में लाई नहीं करता, तो फिर ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम इसको बैलेंस आउट करने के लिए क्या लगा देंगे, कुछ लोग समझ गए होंगे जहाँ तक है, 2 के पाए लगा देंगे। ठीक है, लेट्स से मानो थीटा तुम्हारा हो गया 720 डिग्रीज, तो थोड़ा कुछ कर पाओगे, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 के पाए लगा दिया, सिंपल। जैसे कि ये बैलेंस आउट हो गए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट बन जाएगा। तो अब ये मेरा फाइनल आंसर है, यहाँ पर ये लिख दो कि वेयर के इज अ इंटीजर, खत्म बात। ठीक है, सिंपल। और सिमिलरली अच्छा, अभी जो मैं ये समझा रहा था तुम्हें, लेट्स से मानो यहाँ पर ये ऐसी होता, यहाँ पर ये पाई बाय 6 दिया हुआ होता, ठीक है, तो फिर इसका आंसर क्या आ रहा होता, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6, राइट, ये मेरा आंसर आ रहा है। तो अब इसको पहले मैं प्लस करके देखूंगा कि ये क्या है। लेट्स से ये आ गया मेरा 45 डिग्रीज, ये हो गया मेरा कितना, वही 105 डिग्री तो हो ही चुका था, यानी कि हो गया 135 डिग्री, और ये परफेक्टली लाई करता है माइनस पाई से पाई के बीच में, है ना, -180 से 180 के बीच में लाई करता है, ये बिल्कुल करता है। तो बस ये मेरा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। अगर नहीं करता तो फिर मैं उसको बैलेंस आउट करता है कि वो किसी तरह इस रेंज के अंदर आ जाए। ठीक है, अभी उस टाइप के भी देख लेंगे। तो ये आपका एक सिंपल सा आंसर हो गया। अब सेकंड वाला ट्राई करो। तो सेकंड वाले में कुछ नहीं, पहले सिंपल ये दे रखा है, फिर ये दे रखा है, और फिर ये दे रखा है, राइट। तो सबसे देखा जाए, अगर मैं इसको मान लूँ, इसका आर्ग्यूमेंट थीटा 1 है, लेट से ये इसका थीटा 2 है, और लेट से इसका थीटा 3 है, तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 3, ये समझ में आ गया। क्यों करा मैंने ऐसा, ये मैंने इसलिए करा क्योंकि ये डिवीजन में है, तो नीचे वाले ऑब्वियसली माइनस में होंगे, ठीक है, समझ ही गए। तो थीटा 1 कितना आ रहा है भाई, 1 प्लस आयोटा रूट 3, ये वही वाला आ गया ऊपर जो अभी हम लोगों ने निकाला था, यानी कि वही पाई बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर थीटा 2 4 आयोटा, तो 4 आयोटा किधर होता है, इधर होता है, इधर है ना, ये होता है 4 आयोटा, तो यानी कि आपका सिंपल पाई बाय 2, राइट, यानी आपका 90 डिग्रीज, यानी कि आपका पाई बाय 2। ठीक है, फिर माइनस में थीटा 3, अब थीटा 3 क्या चीज़ है, 1 माइनस आयोटा रूट 3 और उसका स्क्वायर है ये। ठीक है, तो 1 माइनस आयोटा रूट 3 कहाँ होगा, पहले तो ये निकाले, ये रहा 1 तुम्हारा, यहाँ पे 1 होता है, और माइनस आयोटा रूट 3 आयोटा यानी कि इधर होगा, तो ये ऐसा बनेगा, तो ये मेरा आंसर होगा इस तरफ को। अब ये तो अभी भी कितना है, रूट 3, और ये कितना है 1, तो अगर मैं इसका टैन थीटा निकालता हूँ तो रूट 3/1, यानी कि टैन थीटा अभी भी कितना आ रहा है आपका रूट 3, यानी कि थीटा कितना आ रहा है इसके हिसाब से 60 डिग्रीज, पर क्योंकि मैं फोर्थ में हूँ तो मैं क्या लूँगा -60 डिग्रीज, है ना, कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो -60 यानी कि माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3। ठीक है, पर इसमें एक और ट्विस्ट भी है, इसका स्क्वायर भी इन्होंने कर रखा है। अब कभी भी अगर मुझे आर्ग्यूमेंट निकालना होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसकी पार कुछ कर रखा है इंटीग्रल में, तो ये एन नीचे आ जाता है, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी डिस्कस, बस लिखवा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और इसको बैलेंस आउट करने के लिए हम यहाँ पर 2 के वाई भी ऐड कर देते हैं, समझा चुका हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 3, बोलो। आई होप सो ये सिंपल सी बात तो समझ में आई गई होगी। ठीक है। अच्छा, एक तो ये वाली बात हो गई, इसके अलावा अब इसको मैं, अब देखो ये आंसर आ गया, आपको बोलेगा इसको बैलेंस आउट तो कर लो, मैंने कहा पूरा जो आंसर आएगा उसको एक बार में बैलेंस आउट कर लेंगे ना, ये वाली बात थी। ठीक है, तो करो एक बार अपने आप ट्राई करने की कोशिश करो, इसको बैलेंस आउट करो एक बार इसको। क्या करा, सिंपल आपका ये आपका 2 पाई बाय 3 हो गया, ये प्लस सिंपल, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 पाई बाय 3 और ये आपका पाई बाय 3, यानी कि अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो 3 पाई बाय 3 हो गया, यानी कि सिंपल सा पाई, और फिर पाई माइनस पाई बाय 2, तो आंसर कितना आ गया, सिंपल सा पाई बाय 2, और ये डेफिनेटली आपका माइनस पाई से पाई में लाई करता है, तो इसका सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका पाई बाय 2। अच्छा, मैं मतलब रुका नहीं जा रहा, इससे मैं बार बार सिर्फ प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही निकाल रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी वो क्वेश्चन में जब भी तुम्हें देगा तो वो ज़्यादातर प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए ही कहेगा तुमसे। ठीक है, वो तुम्हें देगा ही नहीं ज़्यादातर ये करने के लिए। ठीक है, अगर आर्गुमेंट निकालने के लिए कहे तो फिर कोई कुछ करने, कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो जो आंसर आ गया वही आंसर है। ठीक है, अच्छा, अब ये एक और आर्गुमेंट बोल रहा है, आर्गुमेंट के अंदर दे रखा है मॉडुलस। ठीक है, और इसके अंदर कुछ बकवास दे रखी है, तो मैं अगर याद हो, ये मैं ऑलरेडी एज अ प्रॉपर्टी लिखवा चुका हूँ कि कभी भी अगर आर्गुमेंट ऑफ उसने मॉड जेड पूछा हो, अब मॉड जेड जो है वो अपने आप में क्या है, एक रियल नंबर है भाई। एक बार बता, जेड जो है वो तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, पर उसका अगर तुमने मॉडुलस ले लिया तो ये तो एक परफेक्टली रियल नंबर है, और रियल नंबर कहाँ लाया करता है, बोलो। रियल नंबर यहाँ तो यहाँ पे होता है, या फिर यहाँ पे होता है भाई, ये मेरी रियल एक्सिस है, ये मेरी इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे आपके सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, ए प्लस आयोटा बी टाइप के, यहाँ पर प्योरली इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में तो सिर्फ रियल नंबर्स होते हैं, और उसमें भी जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो इधर होते हैं लेफ्ट वाली में, और जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो राइट साइड में होते हैं। अब हमें पता है कि जो मॉडुलस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, पहली बात तो ये हो गई, हमेशा पॉजिटिव होता है, या फिर जीरो हो सकता है। ठीक है, पहली बात, दूसरा रियल नंबर है, तो कहाँ लाई करेगा, सिर्फ इस जगह पे लाई करेगा। ठीक है, और इस जगह से तो तुम्हें उठने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो आर्ग्यूमेंट ही क्या हो गया तुम्हारा, जीरो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, जीरो, सिंपल। ठीक है, इसको भी मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ये कुछ बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, पर चलो सही है। नेक्स्ट आ जाओ भैया, इफ z1 z2 एंड z3 z4 आर टू पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन वैल्यू ऑफ, ये बताना है तुम्हें, सोचो जल्दी से, सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट, सोचो। हाँ भाई, तो क्या करना है इसमें बताइए। तो Z1 Z2 और Z3 Z4 जो हैं वो दो पेयर्स हैं ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब क्या हुआ इसका कि Z1
अगर मैं ध्यान से देखूँ तो चलो पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फिर इसको समझेंगे, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल है सॉल्व करना, राइट। कि अगर मैं देखूँ, अगर मैं पहले कुछ चीज़ें रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि तुम पहली बार कर रहे हो, ठीक है। इनको ज़रा ध्यान से देखो, लेट्स से ये मेरा, इसको मैं कुछ मान लेता हूँ जेड ए मान लो इसको, और ये जेड बी मान लो। तो अगर मेरे को कभी भी ऐसे दे रखा होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है आर्ग्यूमेंट जेड वन जेड टू, सिंपल। अच्छा यहाँ पे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करी नहीं है, तो यहाँ पर मैं टू के पाया वाई की नोटिंग करूंगा ही नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के बारे में बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। सिंपल ये होता है। तो यहाँ पर भी इसी लॉजिक के साथ इनको मैं क्लब कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे जेड वन जेड टू, ठीक है, डिवाइडेड बाय जेड फोर जेड थ्री। ये तो बन जाएंगे सिंपल भाई, जेड वन जेड फोर है, जेड टू जेड थ्री है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे लाइक दिस, ठीक है ना। जेड ए इंटू जेड बी यानी कि जेड वन इंटू जेड टू, और नीचे हो जाएगा जेड थ्री इंटू जेड फोर। अब जेड वन जेड टू अपने आप में कॉन्जुगेट है एक दूसरे के, मतलब जेड टू जो है वो जेड वन का कॉन्जुगेट है, या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि जेड वन जो है वो जेड टू का कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये ऊपर क्या बन गया है, ऊपर ये कुछ ऐसा बन गया जेड वन टू जेड वन कॉन्जुगेट, और ये बन गया आपका जेड थ्री इंटू जेड थ्री कॉन्जुगेट। मतलब ये क्या बन गई, तो बड़ी गजब की चीज़ बन गई। अरे ये बन गया मॉड जेड वन का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे क्या बन गया मॉड जेड टू का स्क्वायर। ये बात समझ में आई। दैट मीन्स कि ये तो पूरा पूरा रियल नंबर हो गया, और वो भी पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव। तो दैट मीन्स कि ये तो बिल्कुल वही ऊपर वाला केस हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो, खत्म बात, ठीक है। तो वही थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन एक जैसे हैं बिल्कुल, जब भी हम लोगों ने किया था और जो भी हम कर रहे हैं वो दोनों एकदम एक जैसे क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ पर एक और तरीका भी हम कर सकते हैं, डेफिनेट सी बात है वो तो, कि चाहे तुम ऐसे करो चाहे ऐसे कर सकते हो, कि तुम इसको ब्रेक डाउन कर लो। मतलब क्या, कि मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड फोर प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थ्री, है ना। कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता है। तो अगर ऐसे भी सोच लो तो आना तो सेम ही है ना, एक मिनट, है ना, आना तो सेम ही है। दिखाऊं कैसे, वेट अ सेकेंड भाई। अगर इधर से देखा जाए तो मैं इसको और इसको साथ में ले सकता हूँ क्योंकि दोनों प्लस वाले हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू, यानी ये क्या बन गया जेड वन जेड टू। फिर अगर मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पर, तो क्या बन गया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड फोर प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थ्री, क्योंकि नेगेटिव कॉमन ले रखा है। तो अंदर क्या बन गया फिर से आर्ग्यूमेंट ऑफ, बोलो, आपका जेड फोर और जेड थ्री। और फिर ये क्या बन गया आर्ग्यूमेंट ऑफ कोई जेड है, और फिर ये माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ समथिंग है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन जेड टू डिवाइडेड बाय जेड थ्री जेड फोर, ठीक है। तो वही वही बिल्कुल सेम चीज़ आ गई। तो जैसे जो आप वैसे कर सकते हो, और दोनों ही तरीके बहुत ही ज़्यादा एलिमेंट्री बेसिक हैं, जो हर एक बच्चे को स्ट्राइक कर जाएंगे, जिसको भी प्रॉपर्टीज आती हैं। फिफ्थ पे आ जाओ भैया, ट्राई करो जल्दी से फिफ्थ और सिक्स, चलो सिक्स बाद में, पहले फिफ्थ वाला ट्राई करो। फिफ्थ वाला देखते हैं, फिफ्थ वाले में क्या है कि जेड वन जेड टू जो है वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, तो सही है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बताना है माइनस जेड वन जेड टू का। बहुत ही बचकाना क्वेश्चन, क्योंकि जेड टू क्या हो गया जेड वन का कॉन्जुगेट, यानी कि आर्ग्यूमेंट तुम्हें निकालना है, अच्छा प्रिंसिपल निकालना है, चलो देख लेंगे वो। तो माइनस जेड वन और जेड टू क्या है, इसी का ही कॉन्जुगेट है, तो जेड वन कॉन्जुगेट, दैट मीन्स की आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर। दैट मीन्स अब यहाँ पे एक बढ़िया चीज़ क्या हो रही है, पहला पॉइंट तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, तो यहाँ लिख लो कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है, जैसे कि वो मिस्टेक ना हो। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है, मॉड जेड वन स्क्वायर जो है वो एक रियल नंबर है, नो डाउट ऑन दैट। फिर एक वो पॉजिटिव नंबर है, अब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो अंदर वाला बंदा जो है वो एक नेगेटिव रियल नंबर बन गया। नेगेटिव रियल नंबर कहाँ मिलते हैं, है ना, ये जो प्रजाति है ये कहाँ पाई जाती है, ये आपकी इधर पाई जाती है, राइट। यानी कि इधर इसको उठाने के लिए मेरे को जो अपना एरो है उसको मुझे ऐसे घुमाना पड़ेगा 180 डिग्री पूरा। मैं चाहता तो ऐसे भी घुमा सकता था, पर तुम्हें याद होगा तो मैंने पूरा समझाया था इसको कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट में माइनस पाई से पाई लेते हैं, यहाँ ओपन होता है यहाँ क्लोज होता है, यहाँ ओपन क्यों होता है ये बात मैंने तुम्हें बताई थी वहाँ पे। तो वहाँ से समझ में आ गया होगा कि हम लोग ऊपर से ही जाएंगे, ये जो हमारा एरो था इसको हम ऊपर से ही लेकर जाएंगे, यानी कि इसका क्या होगा सिंपल पाया होगा अगर नेगेटिव रियल नंबर है, राइट। बहुत ही बेसिक, फिर से वही बेसिक सी पॉइंट है। तो एक नेगेटिव रियल नंबर है यहाँ पर, इस वजह से इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, पाई, ठीक है, सिंपल, राइट, बढ़िया। अच्छा अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता तो इसका आंसर क्या हो जाता, जीरो, खत्म बात, ठीक है। क्योंकि जीरो क्यों हो जाता, क्योंकि फिर वो पॉजिटिव हो जाता, तो फिर वो हमें घुमाने की जरूरत ही नहीं है, हम जहाँ खड़े हैं वहीं पे खड़े रहने दो, ठीक है। अब सिक्स वाले पे आ जाते हैं, देखिए सिक्स वाले में क्या है। तो सिक्स वाले में मुझसे बोला गया है कि अगर z जो है वो है x माइनस आयोटा वाई, ठीक है, तो मॉडुलस और आर्गुमेंट क्या होगा e की पावर z स्क्वायर का, ठीक है। तो ट्राई करो, अच्छा लग रहा है देखने में क्वेश्चन ठीक है, चलो ट्राई करो। हाँ भाई, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, पहले मैंने निकाली है z का स्क्वायर, यानी कि आपका x माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर। अब जहाँ तक लोगों को ये आता होगा फिर भी मैं करके दिखा दे रहा हूँ। तो x का स्क्वायर, फिर क्या होगा प्लस में आयोटा वाई का स्क्वायर, आयोटा वाई का स्क्वायर क्या होता है माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ लग जाता हूँ सीधे सीधे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर क्या आता है आपका, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यहाँ पे क्या है माइनस का तो माइनस टू ए बी, तो माइनस टू
ए बी क्या है मेरे पास, आयोटा वाई, ठीक है। दैट मीन्स कि आंसर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस में 2 आयोटा एक्स वाई, ठीक है। तो ये मेरा जेड स्क्वायर है। ई की पावर जेड स्क्वायर में क्या आ जाएगा, ई की पावर में यही बकवास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस में आयोटा 2xy, यानी कि अगर देखा जाए तो ये बन गया ई की पावर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर एक फ्लॉ है, उनको ये चीज़ देनी पड़ेगी यहाँ पर, वेट अ सेकंड। हाँ, क्या कि एक्स और वाई जो है वो रियल नंबर है, ये देना पड़ेगा, ठीक है। ओके परफेक्ट, ठीक है। फिर ये क्या आ गया, फिर आ जाएगा ई की पावर में माइनस में आयोटा 2xy, ठीक है परफेक्ट। अब अगर मैं ज़रा ध्यान से देखूँ इसको, तो हम लोगों ने यूलर फॉर्म तो पढ़ी रखी है ना, हम लोगों ने यूलर फॉर्म तो पढ़ी रखी है। ऐसा तो है नहीं कि तुम बस जिंदगी में बस आर्गुमेंट ही पढ़ रखा है ना। मैंने तो तुम्हें सब कुछ पढ़ा दिया, थ्योरी पढ़ा चुका हूँ पूरी पूरी। तो यूलर फॉर्म में क्या होता है कि अगर मैं बोलता हूँ ई की पावर आयोटा थीटा और यहाँ लगा होता है आर ई की पावर आयोटा थीटा, तो यही तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये उसका मॉड्यूलस होता है और ये उसका आर्ग्यूमेंट होता है, राइट। तो क्या मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ई की पावर जेड स्क्वायर जो है उसका ये जो है ये एक रियल पोर्शन है। ध्यान से देखो, ये ई रियल, एक्स रियल, वाई रियल, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रियल, राइट। यानी कि ई की बार एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये परफेक्टली एक रियल नंबर है, पहली बात। दूसरा, अगर एक रियल नंबर है और फिर ई की पार एक्स जो ये फंक्शन होता है, जो हमारा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या देगा तुम्हें, पॉजिटिव आंसर देता है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, कि वो हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। तो ये तो परफेक्ट खिलाड़ी है मॉडुलस के लिए, ठीक है। तो ये मेरा मॉडुलस हो गया, इसको मैं बोल दूंगा आर, यानी कि मॉड जेड, ठीक है। समझ गए, मतलब मॉड जेड ये वाला, इस वाले जेड का नहीं, अच्छा तुम कहीं इससे कंफ्यूज हो जाओ। तो मतलब ये बेसिकली मॉडुलस हो गया मेरा, ठीक है। और अब जरा इस वाले को ध्यान से देखो, तो ये कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ है ई की पावर आयोटा में माइनस 2xy जो कि थीटा की तरह एक्ट कर रहा है। अच्छा, थीटा जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक रियल नंबर होता है, और यहाँ पर भी x भी रियल है y भी रियल है, तो 2xy माइनस 2xy ये क्या हो गया, एक रियल नंबर हो गया, तो वो मेरा थीटा बन जाएगा यहाँ पर। ये बात समझ में आ रही है ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल मेरा क्या हो गया, ये मेरा यहाँ पर आपका इसका ये वाला पोर्शन हो गया ई की पावर आयोटा थीटा वाला। तो उसके हिसाब से ई की पावर जेड स्क्वायर का, अगर मुझसे कोई बोलता है, जिन्होंने पूछा है कि मॉडुलस क्या है इसका, तो इसका मॉडुलस क्या है, ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर इन्होंने बोला इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है इसका, माइनस 2xy माइनस 2xy, ठीक है परफेक्ट। आई होप सो समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात थी, ऐसा कुछ महान नहीं था। बस यहाँ पर ये चीज़ दी हुई है कि एक्स और वाई जो है वो एक रियल नंबर है, परफेक्ट। अब ये 7th क्वेश्चन, ठीक है ना, तो और ये बिल्कुल तुम ध्यान से देख सकते हो, ये बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको एक बार फिर से अपने आप ट्राई करके देखो, बिल्कुल वही कहते हैं ना, सेम सा क्वेश्चन है। तो मैं कर देता हूँ, जेड का स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बस यहाँ पे होगा प्लस में 2 आयोटा एक्स वाई। तो ई की पावर जेड स्क्वायर में क्या आ जाएगा, ई की पावर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर क्या होगा डॉट ई की पावर ये। दैट मीन्स कि अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसे लिखा हुआ है ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये तो मेरा मॉडुलस हो गया, ठीक है ना, ये मेरा मॉडुलस हो गया। और ई की पावर आयोटा के अंदर यहाँ आ गया 2xy, तो ऑब्वियसली ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा यहाँ पर आपका आर्ग्यूमेंट हो गया, ठीक है। पर इन्होंने इस बार क्या पूछा है, इन्होंने बोला इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। मैंने ये ऑलरेडी बता रखा है एक्चुअल में कि कभी भी ऐसे दे दिया जाए तुम्हें कि ई की पावर आयोटा थीटा, किसने बोल दिया इसका रियल पार्ट बताओ, तो तुम तुरंत क्या बोलोगे, कॉस थीटा, ठीक है। अरे भाई ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, इनफैक्ट जनरलाइज कर देते हैं, आर ई की पावर आयोटा थीटा ये होता है आपका कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट। आर कॉस थीटा, यहाँ पर है आर साइन थीटा, राइट। तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा इसका, आर ई की पावर आयोटा थीटा का आर कॉस थीटा, और आपका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, इसमें कोई वो नहीं है कि ये कोई पहली बार इस क्वेश्चन के लिए कराया जा रहा है। तो बाय दिस लॉजिक अगर हम इसको ब्रेक डाउन कर दें तो हम इसको क्या लिखेंगे, ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका कॉस के अंदर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। अब थीटा यहाँ पर क्या है 2xy, तो कॉस 2xy प्लस में आयोटा साइन के अंदर 2xy, ठीक है। तो आप समझ गया होगा इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा आयोटा साइन इससे, तो क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू साइन 2xy, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। और इसका रियल पार्ट क्या होगा, इसका रियल पार्ट होगा ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस 2xy। इनफैक्ट अगर मैं 6th क्वेश्चन को देखता हूँ, तो 6th क्वेश्चन के अंदर भी बिल्कुल ये लॉजिक के हिसाब से अगर कोई मुझसे बोल दे कि रियल पार्ट बताओ, तो रियल पार्ट तो वही आएगा जो इस वाले में आया था, जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें बस एक माइनस लगा। हाँ, इस वाले में देखो, अब तो ये वाला तो बहुत ही सिंपल हो गया ठीक है ना, ये तो कुछ है ही नहीं, तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया तुम्हारे लिए, है ना। तो करो ट्राई इसको, क्या इसमें ट्राई करने लायक भी कुछ, मतलब मेरे हिसाब से कुछ छोड़ा ही नहीं ट्राई करने लायक। फिर भी अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो हमें देखा है कि ई की पावर z जो है वो बराबर है ई की पावर x प्लस आयोटा वाई के। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द नंबर
ई की पावर जेड, बेसिकली उसने वही बोला है कि जेड जो है वो एक्स प्लस आयोटा वाई है, और फिर वो तुमसे बातें कर रहा है। तो अगर मैं ई की पावर जेड को देखता हूँ तो ये बराबर है ई की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई के, यानी कि ये बराबर है ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर आयोटा वाई के। तो ई की पावर एक्स ऑब्वियसली क्या है भाई, ई की पावर एक्स एक्चुअल में क्या हो गया यहाँ पर, आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना, ये आपका पॉजिटिव हो गया, तो ये हमारा मॉडुलस है, ठीक है ना। और उस लॉजिक से, अगर उस लॉजिक से मैं देखता हूँ तो मेरा y जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली आपका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। अच्छा अगर कोई प्रिंसिपल, अच्छा हाँ, अगर कोई प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा y प्लस टू के पाए, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखो। और यहाँ लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर k जो है वो एक इंटीजर है। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी जब हमारा इस वाले, जैसे इस वाले में आंसर आया था 2xy है ना, कि इसका आर्ग्यूमेंट 2xy है, इसका था माइनस 2xy, तो यहाँ पर तुम्हें 2 के पाए को ऐड करना पड़ेगा अगर वो ये बोल रहा है कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मुझे बताओ। पर यहाँ पर सिंपल आर्गुमेंट था इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। इसमें भी सिंपल आर्गुमेंट ही बताना है, पर अगर किसी ने बोल दिया प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताओ, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, प्लस टू के बाद इसमें जोड़ दोगे। वैसे आपका आंसर वाई भी सही है और ये भी सही है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट करते हैं तो हमारे पास और क्या क्या है इसमें। ये नाइन्थ वाला देखना जरा, नाइन्थ वाला तो बहुत ही सिंपल लग रहा है। नाइन्थ वाले में क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट, और यहाँ देखा है जेड जो है वो जीरो नहीं है, तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया भाई। ये क्या बन गया, ये आपका बन गया आर्गुमेंट ऑफ जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, यानी कि सिंपल मॉड जेड का स्क्वायर। और जेड यहाँ पर जीरो भी नहीं है, उससे फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ये सिंपल आपका रियल नंबर पॉजिटिव हो गया तो इसका क्या आंसर आएगा, जीरो आएगा, सिंपल। इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो सिंपल चीज़ हो गई। हाँ भाई, तो अब ये एट्थ क्वेश्चन करते हैं। हमें देखा है 3 प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइड बाय 4 माइनस आयोटा कॉस थीटा, और बोला कि ये एक रियल नंबर है। अब जैसे ही मैंने सुना कि एक रियल नंबर है, तुरंत मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए शायद मैंने ये शायद टाइप 7 या टाइप 8 प्योरली रियल, याद आ गया, प्योरली रियल और इमेजिनरी टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। 2.5 घंटे का लेक्चर लिया था जिसमें मैंने तुम्हें बहुत सारे तरीके बताए थे। पहला तरीका क्या था कि रेशनलाइज कर लो, कभी भी अगर ये देखा है कि ये रियल नंबर है या ये इमेजिनरी नंबर है ना, रेशनलाइजेशन कर लो, है ना। या फिर क्या कर लो भाई, डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू कॉन्जुगेट, अगर रियल नंबर है और अगर इमेजिनरी नंबर है तो ये कर लो, है ना। और भी मैंने तरीके बताए थे, ठीक है। तो डेफिनेटली इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम लोगों ने वहाँ पे बहुत बार डील कर रखा है, और उसमें क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन। तो वही हम लोग इसमें कर देंगे, बहुत ही बेसिक सी आपकी ये बात है जो हर किसी को स्ट्राइक कर जानी चाहिए। उसको स्ट्राइक नहीं करी होगी जिसने रिवीजन नहीं कर रखा होगा। तो इतनी बात पढ़ते ही मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले इसका रेशनलाइजेशन। तो 3 प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा कॉस थीटा, इसका मैंने रेशनलाइजेशन कर दिया, सिंपल 4 प्लस आयोटा कॉस थीटा डिवाइड बाय नीचे क्या रहेगा 4 प्लस आयोटा कॉस थीटा। तो इससे कर लो, इससे कर लो, तो नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया 4 का स्क्वायर 16 और आपका कॉस स्क्वायर थीटा। फिर क्या आ गया 3 इंटू 4 12, फिर 3 इंटू कॉस थीटा, दैट इज, मैं अगर ध्यान से देखूँ, अच्छा पहले मैं इसका रियल पार्टी निकाल लेता हूँ। तो आयोटा साइन थीटा इंटू आयोटा कॉस थीटा, दैट इज व्हाट, दैट इज योर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। फिर ये आयोटा साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो उससे मेरे पास क्या आएगा, आयोटा 4 साइन थीटा, ठीक है। और फिर 3 मल्टीप्लाई होगा इस वाले से, तो उससे क्या आएगा 3 कॉस थीटा आयोटा के अंदर, ठीक है। पर हमें तो दे रखा है कि ये आपका प्योरली रियल नंबर है। अब क्योंकि ये प्योरली रियल है, यानी कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जीरो होगा। तो कि अगर देखा जाए तो ये इसका रियल पार्ट बन गया, और इसी में ही ये इसका इमेजिनरी पार्ट बन गया 16 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। अब इसमें अगर मैं देखता हूँ तो 16 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है, ये भाई सब तो हमारे हमेशा पॉजिटिव है भाई। अगर देखा जाए कॉस स्क्वायर थीटा क्या, जीरो से पाई में घूमता है ये तो हमेशा, सॉरी जीरो से 1 में रहता है हमेशा ये तो 16 प्लस में 0 से 1 हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। तो ये ऊपर वाला बंदा ही जीरो होगा, तभी ये जीरो हो रहा होगा। दैट मीन्स की 3 कॉस थीटा और क्या दे रखा है प्लस में 4 साइन थीटा, ये भाई साहब हमारे जीरो हो रहे होंगे। दैट सिंपली मीन्स, अगर आप देखोगे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गई है। दैट मीन्स की 3 कॉस थीटा इक्वल्स माइनस 4 साइन थीटा, तो कॉस को इधर ले जाओ, माइनस 4 को इधर ले जाओ, तो टैन थीटा बन जाएगा। तो टैन थीटा बराबर हो गया -3/4 के, ठीक है। अब इस चीज़ को हटाते हैं, टैन थीटा इक्वल्स टू -3/4 हमारा आ चुका है, ठीक है। क्या आया है मेरा पहली कंडीशन को सॉल्व करने के बाद, कि टैन थीटा को जो है वो बराबर है -3/4 के, ठीक है। ठीक है, तो इतनी जब बात मैंने सॉल्व करी तो उससे मुझे ये मिल गया कि टैन थीटा मेरा -3/4 के बराबर है। फिर बोला गया देन एन आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। मैंने कहा यार एक मिनट, जब मैं आर्ग्यूमेंट निकालता हूँ तो वो इस टाइप से निकालता हूँ, जैसे मुझे किसी ने दिया 1 माइनस रूट 3 आयोटा, तो मैं इसका तो आर्ग्यूमेंट निकाल दूंगा। कैसे निकालूंगा इसका आर्ग्यूमेंट में, मैं ऐसे बोलूंगा कि 1 कहाँ है बेटा, ये 1 है, माइनस रूट 3 कहाँ है, यहाँ पर है, तो देख बेटा ये हो जाएगा इसका, ये देखो ये कितना हो गया, ये रूट 3 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये टैन थीटा निकाल देंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। पर यहाँ तो ये है ही नहीं इस टाइप से, यहाँ तो ये साइन और कॉस में दे रखा है। तो मैंने कहा पहले साइन थीटा और कॉस थीटा निकालो,
मैंने कहा tan थीटा तो देखो भाई हमें tan थीटा तो दे दिया ना उसने, तो अब यहाँ पे वही ट्रिग्नोमेट्री वाला कंसेप्ट लग रहा है सिंपल सा। ट्रिग्नोमेट्री में क्या सीखा था कि अगर मुझे एक भी फंक्शन किसी ने दे दिया कि tan थीटा की वैल्यू ये है, तो अब मैं साइन और कॉस की निकाल सकता हूँ। सिंपल। कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। पहले तो आधे से ज़्यादा लोगों ने तो ऐसे ही गेस कर लिया होगा, 3 4 तो 5 ही होगा, मतलब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो पहला पॉइंट तो tan तुम्हारा नेगेटिव है, तो यहाँ पर दो आंसर आएंगे। देखो tan नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, एक तो tan नेगेटिव होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर और बाकी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन बचा ही नहीं है, अब ये ट्रिग्नोमेट्री आ गई सिंपल सी आपकी। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो आपका कुछ इस टाइप से हो रहा होगा, देखो ये आपका 3 होगा और ये आपका 4 होगा। सिमिलर अगर मैं इधर देखता हूँ तो ये मेरा 3 होगा और ये मेरा 4 होगा, तो ये जो मेरा थीटा आ रहा होगा उसके हिसाब से, क्योंकि देखा जाए तो ये -3 है, तो tan थीटा यहाँ पर क्या आ रहा है -3/4। और अगर मैं इस वाले से देखता हूँ तो यहाँ पर -4 है ना, क्योंकि तुम नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हो ना, इस वजह से ये वाला थीटा क्या होगा -3/4। ठीक है, ठीक है, तो या तो सेकंड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट। पर अगर दोनों ही में देखो तो ट्राइंगल के हिसाब से ये 3 ये 4 तो ये 5 हो जाएगा, फिर ये 3 ये 4 तो ये भी 5 हो गया। तो अगर मैं साइन थीटा निकालना चाहूँ तो साइन थीटा अगर मैं इस वाले केस में देखता हूँ तो साइन थीटा कितना आएगा 3/5, 3/5। ठीक है, अगर मैं इस वाले केस में देखता हूँ तो मेरा साइन थीटा कितना आएगा -3/5, यानी कि -3/5। अगर अब मैं कॉस थीटा निकालता हूँ तो पहले वाले केस में कॉस थीटा क्या आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट वाले केस के अंदर, देखो ये वाला मैं सेकंड क्वाड्रेंट के लिए निकाल रहा हूँ और ये वाला मैं फोर्थ के लिए निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या आंसर आ रहा है -4/5, देख सकते हो तुम अपने आप ही। ठीक है, ये उन लोगों को ही समझ में आ रहा होगा जिसने ट्रिग्नोमेट्री कर रखी है। ठीक है, अच्छा अब वही वाली बात है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में हम आ गए हैं और ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, तो अब यार इसमें मैं कितना क्या कहाँ तक हेल्प करूंगा, मैं ऑलरेडी तुम्हारी इतनी ज़्यादा तो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, तो मैं इस बात की एक्सपेक्टेशन तो लूंगा कि इतना आता होगा, और नहीं आता तो कोई क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे, जब ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे तो बाद में कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी है। तो अब अगर मैं फोर्थ वन में देखता हूँ तो मेरा कॉस थीटा कितना आ रहा है, क्लियरली दिख रहा है 4/5, राइट, कितना आ गया 4/5। ठीक है क्रिस्टल, तो अब मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ यहाँ से, इससे ये भी हटा दे रहा हूँ, तो इसका भी कोई काम नहीं है। ठीक है, इससे मुझे ये समझ में आ गया कि अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में खेल रहा हूँ तो साइन थीटा कितना है 3/5 और कॉस थीटा कितना है -4/5। तो अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में है मेरा थीटा, तो उसके हिसाब से साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, इसका क्या आंसर आएगा आपका, साइन थीटा क्या है 3/5 प्लस में आयोटा कॉस थीटा कितना है -4/5। ठीक है, तो सीधे यहीं लगा देते हैं माइनस, तो -4/5। ठीक है, और अगर मेरा थीटा किस में है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, तो उसके मेरा आंसर कितना आ रहा है आपका साइन थीटा कितना है, साइन थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है -3/5, तो यहाँ आ रहा है -3/5 प्लस में आयोटा 4/5। अब तो ये बहुत सिंपल हो गया, अब इसका निकालना तो बहुत ही सिंपल काम है भाई, जैसे मैं निकालता हूँ 1 - √3 आयोटा, इसका जैसे निकालते वैसे इसका निकाल देंगे। कैसे निकालोगे बताओ, पहले वाले का निकाल के बताओ मेरे को कैसे निकालोगे। पहला वाला क्या है 3/5 माइनस आयोटा 4/5। ठीक है, तो निकाल देते हैं भाई, 3/5 तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो यहाँ पे कहीं होगी, -4/5 ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है तो ये कहीं नीचे होगी, यानी कि इस तरफ कुछ बन रहा होगा मेरा। ठीक है, अब 4/5 आयोटा, तो ये तो है 4/5 आयोटा, और ये क्या है, ये है 3/5 आयोटा। तो ये जो थीटा है ये कितना हो जाएगा, ये जो टैन थीटा है ये कितना हो जाएगा 4/5 अपॉन 3/5, यानी कि आपका 5 कट गया 4/3 रह गया सिंपल। ठीक है, अब यार ये 4/3 इसके लिए तो मेरे पास कोई एंगल है नहीं कि ये थीटा डालोगे, जैसे मैं बोलता हूँ कि tan 30 डिग्री √3 के, मतलब हम बोलते हैं ना कि tan थीटा √3 के बराबर आ गया, तो थीटा कितना हो गया 60 डिग्रीज, पर यहाँ तो 4/3 के बराबर आ गया, तो मुझे पता नहीं, तो मैं क्या बोलूँगा कि थीटा क्या है tan इनवर्स 4/3। ठीक है, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, ये मैं समझा चुका हूँ वैसे तो, इस टाइप की चीज़ है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि मैंने tan का जब मैंने इस थीटा का tan लिया तो 4/3 आएगा। ठीक है, बेवकूफ़ बनाने का तरीका है बेसिकली। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि हाँ यार ये हो जाएगा इस वाले में। अब क्योंकि क्योंकि ये मेरा अगर तुम देखते हो तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बात चल रही है, तो यहाँ पर मेरा थीटा कितना आ रहा है, क्योंकि तुम फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर खड़े हुए हो, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा माइनस में आएगा, जो भी तुम्हारा फाइनल आंसर है उसका नेगेटिव करना पड़ेगा यहाँ पर, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा -tan इनवर्स 4/3। अब इस वाले का देखते हैं, है ना, इस वाले का क्या आंसर आ रहा है, इस वाले का क्या आर्ग्यूमेंट आ रहा है। तो इस वाले में मुझे देखा है -3/5 प्लस में आयोटा 4/5। ठीक है, ठीक है, तो -3/5 कहाँ पे होगा, -3/5 तो इधर होगा कहीं पे, और 4/5 कहाँ होगा, इधर कहीं होगा। तो देखा जाए तो इधर ऐसा कुछ करके मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा होगा, ये मेरा 3/5 होगा। ठीक है, और ये मेरा क्या होगा 4/5, यहाँ पे मेरा थीटा होगा। तो अगर अब मैं tan थीटा निकालता हूँ, अगर अब मैं tan थीटा निकालता हूँ, ओ वेट अ सेकंड, -3/5 नहीं होगा, ये मेरा 4/5 है और ये मेरा 3/5 है, तो tan थीटा तो अभी भी वही आने वाला है 4/3, है ना 4/3। तो थीटा तो अभी भी वही आया, थीटा तो अभी भी वही आ गया, क्या आ गया थीटा tan इनवर्स 4/3। पर अगर तुम इस बार देखोगे तो तुम सेकंड में खड़े हुए हो, तो तुम्हारा एंगल क्या होगा, ये होगा तुम्हारा एंगल, यानी कि क्या हुआ ये पाई माइनस थीटा, राइट। सो पाई माइनस
tan इनवर्स 4/3। ठीक है, सिंपल। तो मेरे ये दो आंसर आ रहे हैं, ये मेरे दो आंसर आ गए यहाँ पर। तो अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला देन एन आर्ग्यूमेंट। एन आर्ग्यूमेंट मतलब क्या बोला इन्होंने कि कोई एक आर्ग्यूमेंट बता दो मेरे को। तो मेरे को तो दो आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं मेरे, तो इनमें से कोई भी एक तुम्हें ऑप्शन में दिख रहा है क्या? तुम्हें माइनस tan इनवर्स 4/3 ये ऑप्शन में दिख रहा है? माइनस इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें है पर इसमें 3/4 है, तो ये नहीं है। यानी कि ये वाला तो मेरे ऑप्शन में ही नहीं है, पर ये आंसर है, पर ये आंसर है। क्या ये वाला ऑप्शन में है? हाँ जी ये है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, अच्छा इस बात से कंफ्यूज मत होना कि यहाँ लिखा हुआ था ना कि थीटा मेरा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक है, तो कोई बोलेगा ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फिर कोई बोलेगा यहाँ पे थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, तो यहाँ पे थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। मैंने कहा ये मैंने थीटा थोड़ा निकाला है, ये तो मैंने आर्ग्यूमेंट निकाला मेरे भाई। ये तो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट थोड़ा कोई थीटा है, ये किसने बोला कि थीटा आर्ग्यूमेंट है? अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ से देख के, ओ मेरे भाई साहब ये पोलर फॉर्म नहीं है, अरे देखना साइन थीटा है यहाँ पर प्लस आयोटा कॉस थीटा। तो क्या इसको देख के तुम ये बोलोगे कि थीटा इज द आर्ग्यूमेंट? थीटा इज द आर्ग्यूमेंट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें ये बोलना कि थीटा इसका आर्गुमेंट है, तो उसके लिए यहाँ पर होना चाहिए cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, तब मैं बोल सकता हूँ कि थीटा इज द आर्गुमेंट। तब तो मैं डायरेक्टली बोल देता कि थीटा का आंसर क्या हो गया, tan इनवर्स 3/4 आ गया था ना मेरा। tan थीटा कितना आया था? 3/4 आया था। tan थीटा तो 3/4 ही आया था ना। अच्छा तुम इस बात पे कंफ्यूज हो गए होगे शायद कि अभी जब मैंने ये वाला एनालिसिस किया था कि ये मेरा 3/5 है ना, कि ये मेरा 3/5 है, ये मेरा -4/5 है, तो मैंने इस वाले को भी थीटा ही मान लिया था। तो वो थीटा नहीं था, वो अल्फा था, जहाँ पे मेरा tan अल्फा 4/3 आ रहा था अभी जब मैंने किया था इसको। खैर, तो हटा देते हैं इस वाले को। इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा महान नहीं था, बस हल्का फुल्का आपका पहले इन्होंने हमारा पहले तो वो वाला टाइप यूज़ करवा लिया उन्होंने, कि रेशनलाइज करवा के उन्होंने वो यूज़ करवा लिया कि tan थीटा निकलवाया, और उसके बेसिस पे उन्होंने ये वाला निकलवा लिया। तो कोई ऐसा कुछ महान नहीं था इसके अंदर। ऑल राइट देन, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं, ये सब तो मज़ेदार नहीं है। टाइप 10 नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 और एक क्वेश्चन नंबर 18, ये दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18, इन दोनों को ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 10 पहले ट्राई करो, ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, ट्राई करिए इसको, बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। हाँ जी, तो ट्राई करते हैं। 9 तो हम पहले कर चुके थे है ना, तो 10th ट्राई करना है हमें। तो क्या है इसके अंदर, हमें बोल रखा है कि आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट है z के पावर में दे रखा है 1/3, और बोला गया है 1/2 आर्ग्यूमेंट जेड स्क्वायर प्लस, अरे बाप रे ये तो बड़ा गंदा सा लग रहा है। मतलब कैसे होगा ये वाला? एक तो ये प्लस है, तो इसको तो ब्रेक भी नहीं कर सकते हम लोग, है ना, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि आर्ग्यूमेंट के अंदर अगर कल को किसी ने z1 प्लस z2 दे दिया, तो मुझे नहीं आता ये सॉल्व करना, मुझे नहीं आता सॉल्व करने, है ना, मैं ब्रेक नहीं कर सकता इसको। तो इसका क्या मतलब बना? इसका मतलब मैं इसको तो छूना नहीं वाला हूँ, जो भी हो जाए, मुझे इसको तो कुछ कर नहीं सकता। इसका तो मैं जो करना है मुझे इन दोनों के एक तो मैं इसके साथ कुछ कर सकता हूँ या फिर इसके साथ कुछ करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अंदर तो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, ओके। तो अच्छा एक काम कर सकते हैं, इनको क्लब कर सकते हैं एक साथ, है ना। देखो ये बल्कि एक मैनिपुलेशन की तरह भी तुम याद रख सकते हो कि कभी भी अगर ऐसे दे रखा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, आर्ग्यूमेंट के अंदर कुछ दे रखा है और यहाँ पे कुछ फलाना कोई बकवास करी है, और फिर आर्ग्यूमेंट के अंदर समथिंग और दे रखा है, तो अगर मैं इसको इधर ही ले जाऊँ, सुनना मेरे दिमाग में क्या दिमाग में आ रहा है मेरे, ठीक है, और इसको तो मैं एज जनरल मैनिपुलेशन भी कर सकते हो कि अगर आर्ग्यूमेंट इक्वल टू आर्ग्यूमेंट दे रखा है, तो हमारे दिमाग में ये मैनिपुलेशन आ सकती है कि इस वाले आर्ग्यूमेंट को मैं उधर ले जाता हूँ, तो उससे होगा क्या, लेट्स से यहाँ पर z2 लिखा हुआ है, ठीक है, और ये जो भी यहाँ पे कांस्टेंट लिखा हुआ है उसको उसकी पावर में चढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है? कांस्टेंट की तो कोई दिक्कत यही मत करो कि कांस्टेंट का तो सिंपल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1/2 है, ठीक है, तो इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, इसका क्या ये तो हटा दो यहाँ से, कोई तुम हटा दो मतलब, तो यहाँ पे ले आओ और उसको इधर चढ़ा दो, क्या दिक्कत है? समझे नहीं समझे तुम? एक मिनट जाओ, पहले मैं मामला क्लियर कर लूँ। पहले मुझे उस कांस्टेंट को हटाना है। कांस्टेंट को हटाना जिंदगी का सबसे सिंपल काम होता है, कैसे दिखाता हूँ। इसको इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू आर्ग्यूमेंट जेड की पावर 1/3 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड कॉन्जुगेट जेड की पावर 1/3। यही तो हुआ। अब तुम बोलोगे कांस्टेंट यहाँ से हटा के यहाँ आ गया, बात तो वही पड़ी। मैंने कहा बात वो नहीं पड़ी। देख यहाँ पर अगर मैं अंदर लेकर जाता तो कोई फायदा नहीं होता। ये क्या हो रहा है? जहाँ पे मैं बैठा हूँ उसके नीचे चुहिया है मुझे लग रहा है। खैर, तो ये जो 2 है, इस 2 को मैं अंदर ले जा सकता हूँ, इन द सेंस कि जैसे मुझे लेट्स से किसी ने ये दे दिया कि आर्गुमेंट ऑफ z1 का स्क्वायर, तो इसको ये किसके बराबर होता है, 2 इंटू आर्गुमेंट z1, है ना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की तो कोई बात होनी रही है यहाँ पर, तो सीधे सीधे 2 के बाय ऐड करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, 2 आर्गुमेंट z1, सिंपल। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है ये इसके बराबर है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये 2 लगा हुआ है, इसको मैं अंदर ले जा सकता हूँ, सिंपल, ठीक है।
तो अगर मैं अंदर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, जेड की पावर 1/3 है, इसका होल स्क्वायर, यानी कि सीधी सीधी बोला जाए तो जेड की पावर 2/3 हो गया, जेड की पावर 2/3। ठीक है, क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। दैट सिंपली मीन्स कि आज के टाइम पे हमारे पास लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट इनटू समथिंग एंड आर्ग्यूमेंट इनटू समथिंग। इसको देखते हैं मैं क्या करने वाला हूँ। अभी बताया, इसको इस तरफ ले जाओ, क्लब कर लो दोनों को। क्लब कैसे करेंगे वो मैं तुम्हें इसी से समझा दे रहा हूँ, इसी प्रॉब्लम से, है ना, फिर नेक्स्ट वाली तुम खुद कर लेना। ठीक है, तो इसको इधर ले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा, और आर एच एस में क्या बन जाएगा, ठीक है, माइनस आर्ग्यूमेंट आपका जेड की पावर 2/3, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आपका सिंपल जीरो आ जाएगा एल एच एस में। अब ये क्या बन गया, आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2, यानी कि अंदर क्या बन गया, आर्ग्यूमेंट Z1 बाई Z2, मतलब जेड स्क्वायर प्लस ये आपका बन गया डिवाइडेड बाय आर्ग्यूमेंट, ओ आर्ग्यूमेंट नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे तो जीरो ही आ रहा है, इसको उस तरफ ले जाते हैं, तो आर्ग्यूमेंट के अंदर हमारे पास आ गया है z का स्क्वायर है डिवाइडेड बाय z की बार 2/3 है, यानी कि ये हो गया z की बार 2 माइनस 2/3। ठीक है, फिर प्लस में यहाँ क्या है, z कॉन्जुगेट का हम कुछ कर नहीं पाएंगे, नीचे आ जाएगा z की बार 1/3। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये जीरो के बराबर है, यही तो आ रहा है अभी तक। ये भी कर देते हैं हाथ के हाथ, आपका ये 6 - 2 यानी कि 4/3 हो जाएगा ये, है ना, तो 4/3, तो ये हमारे पास आ रहा है। अब जरा सोच के देख ये क्या हुआ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो गई, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ समथिंग जो है वो जीरो है, और किसका आर्ग्यूमेंट जीरो होता है, याद करो, जल्दी से याद करो। आर्ग्यूमेंट जीरो का मतलब क्या है, फील क्या होती है जब आर्ग्यूमेंट जीरो हो जाता है, मतलब कि तुम्हारा ये जो एरो जो यहाँ पर अटका हुआ था, ये हिल ही नहीं पाया अपनी जगह से, ये तो यहीं रह गया जहाँ पे था ये, इन द सेंस कि ये इसी लाइन पे रह गया, मतलब कि ये एक पॉजिटिव रियल नंबर बन गया। मैंने कहा भाई मजे आ गए कि तो एक पॉजिटिव रियल नंबर बन गया। अब इसके आगे सोचो, अब इसके आगे सोचो, मजा आ जाएगा अगर तुमने इसके आगे अपने आप सोच लिया तो, क्योंकि अब बहुत सिंपल है। अब तो अगर ये पॉजिटिव रियल नंबर है, व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज दैट मीन कि W इक्वल टू, बोलो W कॉन्जुगेट, कुछ याद आ रहा है, कुछ इस टाइप की चीज़ें। ठीक है, अब सोचो यार, अपने आप सोचो, तुम कर लोगे मेरे हिसाब से। हाँ भाई, तो सोच लिया इसके आगे का क्या करना है, आई होप से सोच लिया होगा वैसे तो इसके आगे हम ये करेंगे, पहले तो हमें ये समझ में आ गया कि क्योंकि इसका आर्गुमेंट जीरो, यानी कि ये क्या है, ये एक आपका प्योरली रियल नंबर है, ठीक है ना, ये हमारा प्योरली रियल नंबर है। तो अब ये जो भी अंदर दे रखा है, ये मेरा, इसको जरा मैं बाहर निकाल के लाता हूँ, क्या मेरे पास जेड की पावर 4/3 है, और क्या दे रखा है, जेड कॉन्जिगेट डिवाइड बाय जेड की पावर 1/3। तो इसको, इस पूरी भयानक सी चीज़ को हम डब्ल्यू मान लेते हैं। अब तुम्हें पता है मैं क्या करने वाला हूँ, वही चीज़ जो मैंने तुम्हें 2.5 घंटे में समझाई थी वहाँ पर, इसी चीज़ को हम रिपीट करने वाले हैं, क्योंकि ये प्योरली रियल है। तो हमें पता है प्योरली रियल का क्या मतलब होता है, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि प्योरली रियल है, तो वो और उसका कॉन्जुगेट दोनों बराबर होते हैं। तो अब मैं इसका कॉन्जुगेट करने वाला हूँ, और मैं दोनों को बराबर कर दूंगा, और फिर देखेंगे क्या होता है, ठीक है। क्योंकि उसने मुझसे क्या बोला है, उसने मुझे क्या निकालने के लिए बोला है, उसने मुझसे मॉड जेड पूछा है। अब मुझे तो घंटा पता नहीं कि मॉड जेड कैसे निकलेगा, तो मुझे तो जो आता जा रहा है वो मैं करता जा रहा हूँ। तुमने इतने देर से तुम यही देख रहे हो कि मैं लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग करता हूँ, मेरे पास कोई लिखा हुआ नहीं है कि अरे बेटे ये नेक्स्ट स्टेप, ये नेक्स्ट स्टेप, ऐसे होगा ऐसे होगा, जो अपने दिमाग में आ रहा है अपने करते जा रहे हैं, है ना। अगर नहीं होगा तो तुम्हारे सामने माफी मांग के काट देंगे। कराए कितनी बार, 40-40 मिनट तक एक क्वेश्चन को घसीटा है मैंने। ओलंपियाड वाले जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे हैं अपने 4-4 घंटे वाले लेक्चरों में, उसमें मैंने 40-40 मिनट तक सिर्फ एक क्वेश्चन कराया। तो वो 40 मिनट का जो एक क्वेश्चन है वो कितने, क्या वर्थ है उसकी, उसकी वर्थ ये कि तुम समझ में आता है कि एक बंदा सोचता कैसे है, एक टफ प्रॉब्लम करी कैसे जाती है, वो मुझे शो करना था तुम्हें कि, और मैं अपने आप को भी टेस्ट कर रहा था कि मैं कितना लाइव सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि कॉपी पेन पे सॉल्व करना बिना कैमरे के, मतलब कैमरा इन द सेंस बिना रिकॉर्डिंग के, और फिर फाइनली सॉल्व करना वो थोड़ा अलग हो जाता है, पर थैंकफुली सॉल्व हो गया था वो बेइज्जती नहीं हुई थी इतनी ज़्यादा। खैर, तो यहाँ पर मैंने कॉन्जुगेट ले लिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, जेड की पावर 4/3 है। अच्छा, अब इसका क्या कॉन्जुगेट हो रहा है, और हमारे पास, अच्छा ये पंखा चल रहा है शायद, इसका बैकग्राउंड में आ रहा होगा, चलने दो यार पंखे को यार, मुझे भी गर्मी लग रही है खैर, तो डब्ल्यू तो ये आ गया था मेरे पास, और मैं डब्ल्यू का कॉन्जुगेट निकाला था। तो अब यहाँ पर एक और लाइफ सिचुएशन हमारी कंडीशन आ रही है, जो कि ये भी अच्छा है कि इसी पॉइंट पे आ गई। अब मैं समझा भी दूंगा, थोड़ा मैं ज़रा थोड़ी जगह लेना चाहूँगा, तो ये जगह है क्या खाली, ये है। चलो, तो हमारे पास क्या आया था, जेड की पावर 4/3 था, ठीक है, और क्या था, जेड का कॉन्जुगेट था, और नीचे क्या था, जेड की पावर 1/3 था ना शायद, है ना, 1/3 था शायद, है ना। और इसको मैंने बोला था कि ये डब्ल्यू है, राइट। अब मैंने बोला इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, डब्ल्यू का कॉन्जुगेट। अब आधे लोगों का दिमाग ये खराब हो गया होगा कि अगर तुम इसका कॉन्जुगेट ले रहे हो, इसका कॉन्जुगेट ले रहे हो, तो तुम्हें जेड की पावर 4/3 का कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, और वो हमें आता नहीं है, क्योंकि हमें ये बताया कि a प्लस आयोटा बी, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट ले रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a माइनस आयोटा बी। अगर मैं a प्लस आयोटा बी इसकी पावर स्क्वायर कर दूँ, क्यूब कर दूँ, यानी कि इसकी पावर कोई नेचुरल नंबर कर रहा हूँ, और तब मैं कॉन्जुगेट ले रहा हूँ, तब भी ये होता है कि हाँ चलो अंदर हो जाता है कॉन्जुगेट, और उसकी बार एन हो जाता है। पर मुझे ये नहीं पता कि ये 4/3 बेसिकली अगर कोई रेशनल नंबर है तब भी ऐसा होता है क्या, इसके बारे में अभी तक हमने बात ही नहीं करी है। और मैं इस क्वेश्चन को मैं जानबूझ के लेकर आया कि क्वेश्चन से ना एकदम से बात
जब तुम अटकते हो किसी जगह पे तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है कि यार यहाँ पर भी हो जाता है ठीक है, आपको सोच रहा होगा कैसे हो जाता है, मैं कैसे मान लूँ कि ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो लेट मी फर्स्ट प्रूव इट। ठीक है, वेट अ सेकंड। तो पहले मैं एक सिंपल सिचुएशन के लिए प्रूव कर देता हूँ। हमें इसका तो पक्के पहले से ही पता है कि अगर एक नेचुरल नंबर है यानी कि z की बार n है और उसका कॉन्जुगेट ले रखा है तो आपका कॉन्जुगेट अंदर चला जाता है। इसका भी प्रूफ है बहुत सिंपल, क्योंकि अगर मेरे पास है z1 इंटू z2 इंटू z3, इसका पूरे का कॉन्जुगेट लेना है तो क्या हो जाता है z1 कॉन्जुगेट, z2 कॉन्जुगेट, z3 कॉन्जुगेट, राइट। दैट मीन्स कि अगर ये z1 z2 z3 ये तीनों बराबर हो जाए तो ये क्या है z यानी कि z का क्यूब है और इसका कॉन्जुगेट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा z कॉन्जुगेट इंटू जेड कॉन्जुगेट इंटू जेड कॉन्जुगेट यानी कि z कॉन्जुगेट का क्यूब। तो हम देख सकते हैं कि जो 3 है वो पावर वो बाहर आ गया। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर z क्यूब इसका कॉन्जुगेट लोगे तो कॉन्जुगेट अंदर चला जाएगा, है ना, ऐसे बोलते हैं हम लोग। पर ये वाली जो पूरी सिचुएशन है ये हम तब बोलते हैं जब यार मेरा n जो है वो क्या है एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, पर अगर ऐसा नहीं है, मतलब अगर n मेरा एक रेशनल नंबर हो जाए तब मैं क्या करूँगा, है ना, तब मैं कैसे खेलूंगा चीज़ों को। तो पहले मैं एक सिंपल केस लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से z की बार 1/3 और इसका मुझे कॉन्जुगेट लेना। अब क्या ऐसा होगा, ठीक है, क्या अब ऐसा होगा, तो अभी तुम ये यहाँ से नहीं बता पाओगे। तो इसका एक सिंपल सा फंडा है, इसका एक सिंपल सा आपका फंडा है जो हम अपनाने वाले हैं। तो सुनो, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि z की बार 1/3 है और इसका कॉन्जुगेट जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो एकदम से लगता है ये कर देते हैं, क्या कर देते हैं कि कॉन्जुगेट को अंदर ले जाते हैं और इसकी बार 1/3 कर देते हैं। तो क्या ये सही है? एक्चुअल में तो सही है पर कैसे सही है वो जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो देख, मैं ऐसे मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि z की बार 1/3 जो है उसको मैं आपका लेट से मैंने मान लिया इसको y के बराबर मान लेते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, कोई y कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, तो व्हाट डज दैट मीन कि ये हो जाएगा z इक्वल टू वाई का क्यूब, राइट, z इक्वल टू वाई का क्यूब हो जाएगा ये। अब मैं दोनों तरफ कॉन्जुगेट लूंगा। ठीक है, अगर अब मैंने दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लिया तो कॉन्जुगेट और ये कॉन्जुगेट, तो अब ये कॉन्जुगेट अंदर चले जाएगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अब मैं दोनों तरफ क्यूब रूट लूंगा, अगर अब मैंने दोनों तरफ क्यूब रूट ले लिया तो ये क्या बन जाएगा इसकी बार 1/3 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट वाई का कॉन्जुगेट। बात समझ में आई? कुछ नहीं आई समझ में। मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोलता यहाँ पे, अगर मैं डायरेक्टली बोलता कॉन्जुगेटिंग बोथ साइड्स तो क्या होता z की बार 1/3 और इसका कॉन्जुगेट, और यहाँ क्या हो जाता y का कॉन्जुगेट। लेकिन हम यहाँ से पता है कि y का कॉन्जुगेट तो इसके बराबर है z कॉन्जुगेट की बार 1/3, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। और अब ये चीज़ तो मैं सिर्फ 1/3 के लिए क्यों, मैं तो ये किसी भी 1/n के लिए बोल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये बात लॉजिकली निकल के आ रही है। करने वाला हूँ किसी रेशनल नंबर के लिए और वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीका है और वो ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री भी है। ठीक है, तो सुनते हैं, वो तरीका ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो दुनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना, उसका कोई मॉडुलस होगा रियल नंबर और इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। और इसका जो कॉन्जुगेट होता है वो क्या होता है आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। इन दोनों बातों में कोई डाउट है तो अभी अभी देख लो, अगर डाउट है तो जाके कंसेप्ट वाले लेक्चर रिवाइज करो, उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ मैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये बात तो एक फंडामेंटल ट्रूथ है, फंडामेंटल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये बात तो। ठीक है, खत्म बात। अब आगे आ जाते हैं। अब मैं कर रहा हूँ कोई भी z की बार में कोई p बाई क्यू कर लेता हूँ। p बाई क्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर p बाई क्यू मतलब आपका सिंपल एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर मैंने इसकी बार p बाई क्यू किया है तो यहाँ क्या हो जाएगा r की बार p बाई क्यू। ठीक है, और आपका e की बार आयोटा थीटा इसकी बार p बाई क्यू। ठीक है, व्हाट डज दैट मीन, ये बन गया r की बार p बाई क्यू। ठीक है, और आपका e की बार आयोटा में p बाई क्यू थीटा। ठीक है जी, बिल्कुल डन है बात। अब अगर मैं z की बार p बाई क्यू, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेता हूँ z1। अब मैं बोल रहा हूँ z1 का कॉन्जुगेट बता, तो अगर मैं इस वाले चीज़ को ध्यान से देखता हूँ, ठीक है, तो z किसके बराबर है आर ई की बार आयोटा थीटा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ आर की बार पी बाई क्यू, तो इसको थोड़ी देर के लिए R1 मान लेते हैं, इस पूरी बकवास को थीटा 1 मान लेते हैं, तो ये लिखा हुआ है R1 इंटू ई की बार आयोटा थीटा 1। ठीक है, तो z1 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा R1 इंटू ई की बार माइनस आयोटा थीटा 1। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहाँ से डायरेक्टली मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है जी, बिल्कुल। तो R1 क्या था एक्चुअल में, R1 तो वही आर की बार पी बाई क्यू, और ये क्या है ई की पार माइनस आयोटा में थीटा 1 क्या था पी बाई क्यू थीटा। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये हुआ क्या z1 का कॉन्जुगेट यानी कि z की पार पी बाई क्यू इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब हम पहले एक बार z कॉन्जुगेट को कंसिडर करते हैं। तो z कॉन्जुगेट मेरे पास क्या है, z कॉन्जुगेट क्या था आर ई की पार माइनस आयोटा थीटा, ये मैंने आपका डायरेक्टली यहाँ से स्ट्रेटली उठाया है। ठीक है, पहले मैंने इसको मैनिपुलेट किया, अब मैं इसको करने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं इसकी बार पी बाई क्यू करूँगा। ठीक है, तो z कॉन्जुगेट और इसकी बार पी बाई क्यू।
यहाँ क्या हो जाएगा, आर की बार पी बाई क्यू, ई की बार माइनस आयोटा थीटा, और इसकी बार क्या, पी बाई क्यू। तो पी बाई क्यू बेसिकली सीधी सीधी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें कोई नई बात तो है नहीं, ठीक है बोलो, है ना, सही बात तो है। तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, पी बाई क्यू, राइट, सिंपल। अच्छा, अब इसको थोड़ी देर के लिए चलो Z2 मान लेते हैं, और अब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, कुछ मत मानो इसको, कुछ मत मानो। अब जरा ध्यान से बस कंपेयर करो, इसको देखो और इसको देखो, दोनों सेम है, दोनों सेम है, ठीक है, दोनों के दोनों सेम, यानी कि ये और ये सेम है, हेंस प्रूव्ड, खत्म बात। देखो z की बार p बाई क्यू का कॉन्जुगेट जो है वो किसके बराबर हो गया, z कॉन्जुगेट की बार p बाई क्यू, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये सब तो थ्योरी का पार्ट है, पर मैंने यहाँ पर एज अ पॉइंट लिखवा दिया है, अब तुम समझ चुके हो उस चीज़ को, अब मुझे ये सब चीज़ें दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है, ये हमारा इस लेक्चर में हम लोगों ने इस थ्योरेटिकल पॉइंट को कवर कर लिया। उसके हिसाब से अगर अब मैं देखता हूँ तो ये क्या है, z की बार 4/3, इसका कॉन्जुगेट, फिर प्लस में क्या लिखा हुआ है, z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट तो z हो जाएगा, और फिर z की बार 1/3 का कॉन्जुगेट है ना, z की बार 1/3 का कॉन्जुगेट, और अब मैं मुझे पता है कि मैं इसका भी कॉन्जुगेट ले सकता हूँ, तो z की बार 4/3 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, z कॉन्जुगेट की बार 4/3 प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा, z कॉन्जुगेट की बार 1/3, ये आपका w कॉन्जुगेट। ठीक है जी, और अब हमें पता है कि w और w कॉन्जुगेट क्या होंगे, बराबर होंगे, राइट, w और w कॉन्जुगेट क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी कि z की बार 4/3 प्लस में z कॉन्जुगेट बाय आपका क्या था यहाँ पर, z की बार 1/3, ये बराबर है z कॉन्जुगेट की बार 4/3, ठीक है, प्लस में z बाय z, ओ नो, अरे यार वो कुछ एरर हो गया, उस चक्कर में ही सब कुछ हट गया, जो मैं तो मैं भी बता रहा था। तो मैं फिलहाल यहाँ तक पहुँच गया था कि एक मिनट, ये क्या हो रहा है, ये ना थोड़ा इसमें इसके सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ हुई है, कहाँ गया टूल बार यार, हाँ तो वेट अ सेकेंड, हाँ तो मैंने क्या लिखा था, z की पावर 4/3, ठीक है, प्लस में z कॉन्जुगेट बाय z की पावर 1/3 इक्वल टू आपका z कॉन्जुगेट की पावर 4/3, ठीक है, प्लस में z डिवाइडेड बाय z कॉन्जुगेट की पावर 1/3। अब इसके आगे क्या करना है, क्या लग रहा है, क्या कर सकते हैं इसके अंदर, बोलिए सर, क्या लग रहा है तुम्हें, क्या कर सकते होंगे इसके अंदर। तो अगर हम ये कोशिश करें, कुछ इधर कुछ हो सकता है क्या, मतलब ये है कि जैसे अगर मैं इधर से कुछ नीचे ऊपर कट जाए, क्योंकि ये बहुत ही बुरा लग रहा है इन द सेंस की फैक्टराइज भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो 4/3 में है, और वो भी z और z कॉन्जुगेट का चक्कर पड़ेगा। उम्म, अच्छा एक काम कर सकते हैं, हम्म पहले मैं इसको इधर लेकर आता हूँ, फिर तो मैं बताता हूँ क्या करा मैंने, z की बार 4/3, ठीक है, माइनस z कॉन्जुगेट की बार 4/3, ये बात तो समझ में आ गई होगी। फिर इसको मैंने ऐसे ही रख रहने दिया, जो ये लिखा हुआ है z की बार 1/3 माइनस में z बाय z कॉन्जुगेट और इसकी बार 1/3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये है हमारे पास, अब सुन लेना जरा क्या दिमाग में आया। देखो अगर ऐसे लिखा हुआ होता है a बाय बी माइनस लेट से c बाय डी, तो ये किसके बराबर हो जाता है, बी डी, यहाँ जाता है आपका ए डी माइनस सी डी, उस हिसाब से यहाँ पर मुझे बी इंटू डी करना पड़ता है। ठीक है, पॉइंट मेरा ये है कि एक तरीके से एलसीएम ले रहे हो, पर ले भी नहीं रहे एलसीएम, मतलब ऐसा है कि यहाँ पर मैं z कॉन्जुगेट बाय 1/3 इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको, z कॉन्जुगेट बाय 1/3 से, तो यहाँ ऊपर भी बन जाएगा z कॉन्जुगेट बाय 1/3, और सिमिलरली यहाँ क्या बन जाएगा, z बाय 1/3, और ऊपर भी कर दे रहा हूँ मैं z बाय 1/3। अब तुम सोच रहे हो इसका क्या फ़ायदा हुआ, इसका क्या फ़ायदा हुआ, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया। तो एक तो नीचे क्या बन गया, ये देखो पहले नीचे आप देखोगे तो z कॉन्जुगेट की बार 1/3, ठीक है, और z की बार 1/3, मतलब ये इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है, मतलब क्या हुआ देखो ना भाई, इसमें भी हो रहा है ना, इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है डिनोमिनेटर्स में। तो पहला पॉइंट तो ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि a की पार m, ठीक है, और फिर b की पार m, यानी कि ए बी की पार m, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो उस हिसाब से क्या हो गया, z इंटू जेड कॉन्जुगेट इसकी पार 1/3, यानी कि मॉड z का स्क्वायर, यानी कि उसकी पार 2/3। तो डिनोमिनेटर्स जो हैं भाई साहब वो हमारे दोनों सेम बन चुके हैं। इनफैक्ट मुझे तो ऊपर देख के भी बड़े मजे आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला था ना कि फैक्टराइजेशन करना है, वहां से मुझे स्ट्राइक करा कि भाई यहाँ पर 4/3 है, तो अगर मैं ऊपर यहाँ पर भी 4/3 और यहाँ पर भी 4/3 बना लूँ तो काम बन जाएगा, और देख बन गया 4/3, बन गया 4/3, देख इधर क्या बन गया, मॉड जेड की बार 2/3
और मॉड जेड की पावर 2/3। ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया जेड कॉन्जुगेट इंटू जेड कॉन्जुगेट की पावर 1/3, यानी कि समथिंग लाइक ए इंटू ए की पावर 1/3, यानी कि ए उसके अंदर क्या आ गया 1 + 1/3, यानी कि 4/3। दिस इज हाउ यू डू, दिस इज हाउ यू डू मैजिक राइट। तो ये क्या बन गया, ध्यान से देखो स्टेप को, ये बहुत ही सबसे फंडामेंटल स्टेप यही था इस प्रॉब्लम का मेरे हिसाब से। तो ये ऊपर बन गया जेड कॉन्जुगेट इसकी पावर 4/3, और यहाँ बन गया जेड इसकी पावर 4/3। अब साफ साफ दिख रहा है ये टर्म यहाँ पर भी है और ये टर्म हमारा यहाँ पर भी है, राइट। तो और ये वाली जो चीज़ है ये तो कॉमन आ जाएगी, राइट। तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, हटाओ कॉमन ले लो उसको, मॉडुलस को, ठीक है। तो मॉडुलस को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 में मॉडुलस 2/3। तो अब ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया, अरे इसको थोड़ा मैं क्लियरली लिख देता हूँ। इनफैक्ट मैं नेगेटिव भी कॉमन ले लेता हूँ, तो नेगेटिव भी कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा मॉड जेड की पावर 2/3, और अंदर क्या बन गया, अंदर बन गया जेड की पावर 4/3 माइनस में जेड कॉन्जुगेट उसकी पावर 4/3, ठीक है। दैट मीन्स कि अब ये फैक्टराइज हो गया, जेड की पावर 4/3 माइनस जेड कॉन्जुगेट की पावर 4/3, ठीक है। और अंदर क्या आ गया 1 - 1 अपॉन मॉड जेड 2/3 इक्वल टू 0, यानी कि या तो ये, अरे एक मिनट, यानी कि या तो ये 0 या तो ये 0, ठीक है। अब अगर ये 0 हो गया दैट सिंपली मीन्स कि z की पावर 4/3 जो है वो बराबर है z कॉन्जुगेट की पावर 4/3 के, ठीक है। और अगर ये 0 हो गया दैट मीन्स कि 1 जो है वो बराबर हो गया मॉड जेड उसकी पावर 2/3, यानी कि मॉड जेड की पावर 2/3 जो है वो 1 के बराबर है, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब बना, इसका तो सिंपल सा मतलब ये बना कि मॉड जेड क्या हो गया 1 हो गया, वरना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि किसी कोई रियल नंबर है उसकी पावर 2/3 क्या बनाया, तो वो तो सिर्फ वही हो सकता है अगर कोई रियल नंबर है। मॉड जेड क्या है, एक रियल नंबर है, दैट इज ओनली 1, राइट। तो एक तो ये वाली बात निकल के आ रही है, पर कोई बोलेगा इसमें क्या दिक्कत है, तो आई होप तो कुछ क्वेश्चन में दे रखा होगा इसके लिए। क्वेश्चन का है हमारा, क्वेश्चन बहुत ऊपर लिखा हुआ था कहीं पे, है ना। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन का है हमारा, ये है। तो हमसे क्या बोला गया, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की पावर 1/3 प्लस इस टाइप से कुछ दे रखा था। अच्छा, तो मैंने बीच में कुछ किया नहीं इसमें, यहाँ पे मैंने कहीं पे ये वाली बात नहीं बोली है कि जेड और जेड कॉन्जुगेट क्या ये बराबर हो सकते हैं। ये तो बहुत फंडामेंटल पॉइंट वहीं से निकल के आ रहा होगा आपका बीच वाले उससे, जब मैंने ये बोला कि जेड की पावर 4/3 प्लस जेड कॉन्जुगेट बाय जेड की पावर 1/3, ये आपका प्योरली रियल है। हाँ ऑब्वियसली अरे ऑब्वियसली बात है यार, जेड और जेड कॉन्जुगेट बराबर कैसे हो सकते हैं। देखो एक बात सुनना, देख अगर ये मैं देखता हूँ ध्यान से, तो इसका तो सीधा सीधा आउटकम ये निकल रहा है कि जेड जो है वो जेड कॉन्जुगेट के बराबर है, ठीक है। पर क्या ये बात हो सकती है, क्या ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो गया तो एक बहुत बड़ा कांड हो जाएगा जो तुमने स्टार्टिंग में किया था। क्या, देख हमारी स्टार्टिंग इस इक्वेशन से हुई है ना, उत्पत्ति यहाँ से हो रही है। तो अगर तुम्हारा जेड और जेड कॉन्जुगेट बराबर हो गया तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर ही बराबर हो जाएगा ना, नहीं समझे, एक मिनट। मैंने इनिशियली मेरे पास क्या आया था, मेरे पास ये आया था ना आर्ग्यूमेंट, और यहाँ क्या आया था जेड की पावर 4/3 प्लस में जेड कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय जेड की पावर 1/3 इक्वल टू 0। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि जेड और जेड कॉन्जुगेट बराबर है, तो ज़रा देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, देखो एक बार। फ्लॉ तो नहीं होगा, सही कह रहा है, मतलब अगर देखा जाए तो कोई फ्लॉ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मैं डाल रहा हूँ तब भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको, दोनों ही आंसर हो जाएंगे, फिर क्या दिक्कत है। या तो ये सही है या तो ये सही है, ठीक है। मतलब या तो ये सच है या फिर ये सच है, ठीक है। तो हम बल्कि देख भी सकते हैं मॉड जेड इक्वल टू 1 और जेड इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट, ठीक है। तो आंसर तो मिल गया ना, वन आंसर। उसने पूछा था कि मॉड जेड की वैल्यू क्या होगी, तो 1 हो गया आंसर, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया मेरा, ये रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मॉड जेड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है जी, परफेक्ट। अच्छा, अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन भी है मेरे पास, ये देखो। अब ये वाला अपना ट्राई करके देखो, बल्कि इनफैक्ट इसमें इन्होंने और अच्छा काम किया है। देखो बिल्कुल उसी टाइप की क्वेश्चन दी है, और ये भी बोला है कि या तो मॉड जेड 1 होगा या जेड इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट होगा। तो अब तो तुम्हें आंसर चमक रहा होगा यहाँ पर है ना, तुम्हें आंसर चमक रहा होगा कि अरे यार ये आंसर तो मुझे ऑलरेडी समझ में आ गया। तो जल्दी से करके देखो उसको, है ना, जल्दी से करो। बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन तो नहीं है पर वही क्वेश्चन है। तो आई होप सो तुमने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं जल्दी जल्दी करने वाला हूँ, तो मैं टू को उधर ले जा रहा हूँ और फिर टू को फाइनली इधर भी ले जाऊँगा। तो अंदर क्या बन जाएगा, आर्ग्यूमेंट उसकी बार क्या बन जाएगा आपका, जेड की पार सिंपल 3/4 हो जाएगा क्योंकि 8 से कट जाएगा वो। और यहाँ हो जाएगा आर्ग्यूमेंट के अंदर आपका जेड स्क्वायर प्लस जेड कॉन्जिगेट जेड की पार 1/2। अब मैं आर्ग्यूमेंट को उधर ले जाता हूँ, तो फाइनली क्या बन रहा होगा, आर्ग्यूमेंट के अंदर क्या बन रहा होगा, जेड स्क्वायर प्लस जेड कॉन्जिगेट जेड की पार 1/2 डिवाइडेड बाय जेड की पार 3/4 इक्वल टू 0, ठीक है, समझ गए होगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या हो रहा है,
तो इसके बाद आ रहा है आपका आर्ग्यूमेंट के अंदर यहाँ पे क्या बन रहा है 2 माइनस 3/4 दैट इज सिंपली और 4 टू 8 8 माइनस 3 5, तो यानी कि z की बार 5/4 प्लस में z कॉन्जुगेट और नीचे क्या आ रहा है यहाँ पर 1/4 राइट है ना, तो 1/4 ये हमारा जीरो आ गया फिर से, दैट मीन्स कि ये मेरा क्या है प्योरली रियल है, ठीक है ना, ये मेरा सिंपली प्योरली रियल हो गया। अगर ये प्योरली रियल है दैट मीन्स कि z की पावर 5/4, अब तो मैं डायरेक्टली करूँगा बिना समझाए है ना, मतलब इन द सेंस कि समझा चुका हूँ पहले से, इसका अगर मैं कॉन्जुगेट लूँगा, इसका अगर मैं कॉन्जुगेट लूँगा तो वो इसी के बराबर होगा राइट, तो आपका, तो अब इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो z कॉन्जुगेट की पावर 5/4, ठीक है, और यहाँ बन जाएगा आपका z, नीचे आ जाएगा z कॉन्जुगेट इसकी पावर 1/4, अब उसको इधर ले जाते हैं तो यहाँ बन जाएगा z की पावर 5/4 माइनस में z कॉन्जुगेट इसकी पावर 5/4, है ना, तो इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, अब तुम समझ ही गए होगे कि इसको हम सिंपल रेशनलाइज टाइप चीज़ कर लेंगे, जो कि हम करते हैं हर बार। तो यहाँ पे नीचे क्या बन जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा आपका z कॉन्जुगेट की पावर 5/4 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बन जाएगा मॉड z उसकी पावर 2/4, ठीक है, माइनस में z की पावर 5/4 नीचे फिर से वही बन जाएगा मॉड z की पावर 2/4 इक्वल टू 0, ठीक है, बिल्कुल वही, बिल्कुल देखा जाए तो बिल्कुल उसी तरीके का है, लेकिन सेम चीज़ नहीं है, सेम चीज़ नहीं है ना। तो यार इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढने में भी बहुत टाइम लगता है कसम से, कि बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन, क्योंकि बिल्कुल अलग अलग बुकों से हैं, तुम सोच भी नहीं सकते कौन कौन सी बुकों से मैंने ढूंढ ढूंढ के डाले। तो ये और ये यहाँ से कॉमन आ जाएगा, दैट मीन्स कि z की पावर 5/4 माइनस z कॉन्जुगेट की पावर आपका 5/4, और इधर से क्या आएगा, इधर से आएगा अगर देखोगे 1 माइनस 1 अपॉन मॉड z की पावर 1/2, है ना, 1/2, क्योंकि 2/4 तो 1/2 होता है, तो ये 0 के बराबर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास कि मॉड z 1 के बराबर है, या यहाँ से क्या आ जाएगा कि z और z कॉन्जुगेट बराबर है, ठीक है, और वही हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड हो गया, है ना, हेंस प्रूव्ड। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फंडामेंटल क्वेश्चन है इन द सेंस कि मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए क्वेश्चन डाला है मैंने यहाँ पर। तो स्टेटमेंट वन हमें दे रखी है, स्टेटमेंट वन हमसे क्या बोला जा रहा है, स्टेटमेंट वन में बोला गया कि इफ द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज थीटा, द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z स्क्वायर इज 2 थीटा, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वन है, ठीक है। स्टेटमेंट टू है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z स्क्वायर जो है वो बराबर होगा 2 आर्ग्यूमेंट z के, ठीक है। तो बताओ इसमें अब तुम्हें ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तुम्हारे पास 1 मिनट है, जल्दी से सोचो इसके बारे में। तो आई होप से तुमने सोच लिया होगा, जहां तक सही सोचा होगा। देखो पहली स्टेटमेंट में साफ साफ बात हो रही है प्रिंसिपल आर्गुमेंट की, और हमें अच्छे से पता है कि जब प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात होती है ना, तो अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात हो रही है जेड स्क्वायर के लिए, तो ये बात तो सही है कि 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड तो आएगा, पर यहाँ पर एक प्लस 2 के पाए भी आएगा, जैसे कि अगर ये लेट से आपका माइनस पाए से पाए में नहीं लाएगा रहा, तो मैं यहाँ पर इसको आपका बैलेंस आउट कर दूंगा। पर यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बोला गया, यहाँ बोला थीटा तो सीधे इसका डबल कर दिया 2 थीटा, यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि इसको हम 2 के पाए ऐड करके इसको हम सेटिस्फाई वो कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट कभी तो सही हो सकती है, कभी गलत हो सकती है, तो इसका मतलब ये ओवरऑल स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। कभी भी ऐसा लगे यार ये सिचुएशन कभी तो सही हो सकती है और कभी गलत भी हो सकती है, दैट मीन्स कि स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट क्या बोल रही है, स्टेटमेंट नंबर वन ये बोल रहा है कि हमेशा सही है। जब भी एक स्टेटमेंट बोलती है मैथ्स के अंदर, तो स्टेटमेंट का मतलब ये होता है या तो सही या पूर्णतः गलत या पूर्णतः सही। तो क्या ये पूर्ण रूप से सही है, नहीं, पूर्ण रूप से सही नहीं है, कुछ चीज़ें इसमें गलत भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा जेड जो है उसका आपका आर्ग्यूमेंट आ गया लेट से 150 डिग्रीज, ठीक है, तो जो जेड का स्क्वायर होगा इस लॉजिक के हिसाब से कितना आएगा 300 डिग्री, पर दिस इज नॉट द आंसर, क्योंकि 300 डिग्री आपका इसमें तो लाई करेगा ही नहीं, है ना। इसका फर्दर आंसर, एक्चुअल आंसर क्या होगा -60 डिग्री, हमें इसको -360 डिग्री करना पड़ेगा इसमें, राइट। तो दैट इज द थिंग, तो स्टेटमेंट वन तो पक्का गलत है, और स्टेटमेंट टू जो है वो सही है। क्यों स्टेटमेंट टू सही क्यों है, क्योंकि यहाँ पर प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में बात ही नहीं हो रही है, भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का स्क्वायर है। क्या आंसर आ रहा है तुरंत तुरंत, सिंपल आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 आर्ग्यूमेंट जेड, सिंपल। यहाँ पे हमारी आदत है 2 के पाए लगाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जब मैंने तुम्हें प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तो वहाँ पे वो आर्ग्यूमेंट हमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मान के चले थे हम लोग, ठीक है। पर यहाँ पर एग्जाम्स में हमेशा याद रखना, जब तक दे नहीं रखा तब तुम मानोगे नहीं तुम किसी भी हालत में कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही बोला है तूने, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग क्वेश्चन से सीखते हैं। तो स्टेटमेंट टू सही है और ये गलत हो गई, क्योंकि यहाँ तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं बोला गया है, यहाँ तो सिंपल आर्गुमेंट है। तो अगर ये लेट से मेरा 150 डिग्री था और उसका 300 डिग्री हो गया, तो स्टेटमेंट नंबर टू के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बात हो रही है आर्ग्यूमेंट की, प्रिंसिपल की बात नहीं हो रही है। पर यहाँ पर प्रिंसिपल भाई सब भी हमारे जिंदा हो चुके हैं, तो इसलिए स्टेटमेंट वन फॉल्स है और स्टेटमेंट टू ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। एक अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, यहाँ पे बहुत लोग सिली मिस्टेक करेंगे, तो मैंने करा दिया। आज अब ये 12 और 13 वाले को ट्राई करते हैं, दोनों एक साथ कर लो, दोनों एक साथ कर लो, सिंपल से क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि जेड प्लस आयोटा बाय जेड माइनस आयोटा, ये प्योरली रियल है, हाँ हमें पता है प्योरली रियल है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बताना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई, अगर प्योरली रियल है तो जेड प्लस आयोटा अपॉन जेड माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट कर लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक मिनट कॉन्जुगेट करा है, तो ये और आपका ये बराबर होंगे, सिंपल। अब इसको इधर ले जाते हैं, है ना, दोनों को इस तरफ एक दूसरी तरफ ले जाते हैं,
तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट, भाई मैं इस वाले को आपका इस वाले से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट, फिर प्लस में z आयोटा, प्लस में z कॉन्जुगेट आयोटा, और आपका आयोटा इंटू आयोटा दैट इज सिंपली -1, और ये बराबर होगा जब ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो उससे मेरे पास क्या आएगा, जेड जेड कॉन्जुगेट और आपका माइनस जेड आयोटा, फिर माइनस जेड कॉन्जुगेट आयोटा, और फिर माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, दैट इज अगेन आयोटा स्क्वायर, दैट इज अगेन -1। तो -1 कट गया, ये और ये कट गया, यहाँ से क्या आ रहा है, जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट आयोटा इक्वल टू माइनस में जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट आयोटा, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें ये मिला कि z प्लस जेड कॉन्जुगेट आयोटा, मैं तो करूँ इसको इधर ले आओ, है ना। तो ये आ जाएगा 2 इंटू जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू 0, दैट सिंपली मीन्स कि ये जो चीज़ है ये जीरो होगी, आयोटा तो जीरो है नहीं, और इसका फर्दर मतलब ये हो गया कि z प्लस जेड कॉन्जुगेट जो है वो क्या है, जीरो है, यानी कि z इक्वल टू माइनस जेड कॉन्जुगेट। और व्हाट डज दैट मीन, तो सिंपली मीन्स कि z जो है वो क्या है, वो प्योरली इमेजिनरी है, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये मुझे दे रखा था प्योरली रियल है, ये एक्सप्रेशन प्योरली रियल था, दैट सिंपली मीन्स कि z जो है वो प्योरली इमेजिनरी है। अगर वो प्योरली इमेजिनरी है तो इसका क्या मतलब बनता है, अगर वो प्योरली इमेजिनरी है तो वो कहाँ लाई करेगा, वो या तो यहाँ लाई करेगा, है ना, इस वाली लाइन पे, या फिर वो इस वाली लाइन पे लाई करेगा, ऊपर या नीचे। ऊपर नीचे का क्या हिसाब किताब है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है इसका, प्लस पाई बाय टू या फिर माइनस पाई बाय टू। तो बस इसके आपका अगर तुम इसके आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करते हो तो क्या आएगा, प्लस माइनस पाई बाय टू, सिंपल, ठीक है। बिल्कुल इसी ही तरह तुम अपना 13 वाला भी कर सकते हो। आई होप सो, वैसे इसमें ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, है ना, पर ये वही है कि हर वैरायटी कवर करानी है, चाहे सिंपल हो चाहे टफ हो, है ना। तो टफ टफ तो अभी हम करके आ रहे हैं, है ना। 10th क्वेश्चन आपका अच्छा था, 18th वाला भी अच्छा था, दोनों लोगों ने एक साथ करे, अच्छा लगा मैं, है ना। अब 13th वाला, इस वाले में क्या करना है, तो वही फिर से वही बिल्कुल सिमिलर लॉजिक, है ना, कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो आपका z प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय z प्लस 2 आयोटा, और यहाँ आ जाएगा z कॉन्जुगेट प्लस, ओ सॉरी, -4 आयोटा। 4 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है, -4 आयोटा, यहाँ जाएगा आपका ये। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो करो मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, जेड जेड कॉन्जुगेट तो कट ही जाएगा वैसे, चलो फिर भी जेड जेड कॉन्जुगेट -2 आयोटा, इधर से आएगा -2 आयोटा इंटू जेड, करना ही पड़ेगा, है ना, -2 आयोटा इंटू जेड, फिर 4 आयोटा इंटू जेड कॉन्जुगेट, और फिर क्या आएगा माइनस में आपका 8 आयोटा स्क्वायर, तो +8 हो जाएगा। अब ये जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, जेड जेड कॉन्जुगेट, है ना, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो जेड जेड कॉन्जुगेट, और फिर आपका प्लस में 2 आयोटा जेड कॉन्जुगेट, और माइनस में नहीं, माइनस में नहीं, हाँ -4 आयोटा इंटू जेड, और फिर आपका 8 आयोटा स्क्वायर है, और वो भी माइनस में है, तो सिंपल +8 हो जाएगा। तो ये और ये कट गया, ये और ये फिर से कट गया। अच्छा, इसने इस बार इसको क्या कर दिया, इसको इस बार 2 आयोटा जेड कॉन्जुगेट बना दिया, राइट। और इधर इसने इसको सिंपल -2 आयोटा जेड कॉन्जुगेट बना दिया। तो कुछ गड़बड़ कर दी मैंने कुछ तो गड़बड़ करी नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं करी, कुछ करी क्या, वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड, क्या गड़बड़ कर दी, कुछ प्लस माइनस में गड़बड़ कर दी क्या मैंने, 4 आयोटा जेड कॉन्जुगेट 8 बना, सही है। प्योरली इमेजिनरी दे रखा था, अरे यार प्योरली इमेजिनरी दे रखा था, तो यहाँ पे एक माइनस होगा। समझा देता हूँ गलती कर दी थी। तो ये W जो है वो प्योरली इमेजिनरी, यानी कि W जो हो गया वो क्या हो गया, -W कॉन्जुगेट, दैट मीन्स कि आपका Z प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय Z प्लस 2 आयोटा जो है बराबर है माइनस में आपका Z कॉन्जुगेट -4 आयोटा, और फिर Z कॉन्जुगेट -2 आयोटा। अब इन दोनों को आपका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा Z कॉन्जुगेट, और फिर से वही -2 आयोटा Z, है ना, प्लस में 4 आयोटा Z कॉन्जुगेट, और +8, ये तो होना ही था। अब इस वाले को करते हैं, है ना, सेम ही आएगा पर नेगेटिव में हो जाएगा इस बार, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें कटेंगी नहीं, जो पहले कट रही थी वो अब नहीं कटेंगी, ठीक है। अब जो चीज़ें कट रही थी इनफैक्ट वो आपकी प्लस प्लस माइनस का चक्कर पड़ेगा, तो ये और ये कट जाएगा, और ये कट जाएगा, क्योंकि माइनस के चक्कर में। अब ये क्या बन गया, जेड जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड जेड कॉन्जुगेट, तो इधर आ जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स जेड जेड कॉन्जुगेट, यानी कि मॉड जेड का स्क्वायर, और फिर ये +8 है और ये -8 है, तो उधर उधर जाएगा, तो ये +16 हो जाएगा इक्वल टू 0, जिसकी वजह से मेरे पास मेरे को मॉड जेड का जहाँ तक आंसर मिल जाएगा, है ना। काम शैतान का देखो मैंने इन दोनों को काट दिया था, कुछ लोगों ने शायद नोटिस कर लिया होगा कि ये z है और ये z कॉन्जुगेट, तो ये कटेंगे नहीं, ठीक है। तो सब कुछ एक तरफ ले आते हैं, तो 2 टाइम्स तो मॉड जेड का स्क्वायर हो गया,
फिर ये 8 8 16 तो हो ही गया है ना, ये तो हो ही गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। -2 आयोटा जेड -4 आयोटा जेड, यानी कि -6 आयोटा जेड, ठीक है ना, ये प्लस में था तो उधर आ जाएगा, तो -6 आयोटा जेड, फिर -6 आयोटा जेड कॉन्जुगेट इक्वल टू 0। अब इनका 2 उधर जाते हैं तो ये बन जाएगा मॉड जेड का स्क्वायर, ठीक है, -3 आयोटा जेड -3 आयोटा जेड कॉन्जुगेट प्लस 16 इक्वल टू 0। अब इनको हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना। तो पहला पॉइंट तो ये मॉड जेड का स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ जेड जेड कॉन्जुगेट, उसको वही लिख रहे हैं जो था वो फालतू में बिगाड़ा। अब क्या कर सकते हो, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, पहला पॉइंट तो ये 16 नहीं बचा, क्योंकि अब तुमने ये 2 और 6 हटा दिया तो ये सिंपल सा 8 रह गया। पहली चीज़ तो ये है, ठीक है ना, पहली चीज़ तो ये है कि ये 8 है सिंपल सा, है ना। अब हमें इसको आपका वो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं इसको, आपका फैक्टराइज करना पड़ेगा। अच्छा एक और छोटी सी चीज़ जो शायद यहाँ पर -2 आयोटा जेड है और ये है +4 आयोटा जेड, तो उधर जाएगा तो -6 आयोटा जेड, ठीक है, और ये 4 आयोटा जेड कॉन्जुगेट था तो यहाँ पर ये प्लस में ही होगा, ठीक है। तो ये बात थी, मतलब इधर, ठीक है। तो अब क्या करें, तब क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे तो मैं फैक्टराइजेशन के बारे में ये सोचना पड़ेगा कि अगर मैं इधर देखता हूँ और मैंने लेट से जेड कॉमन ले लिया तो इधर क्या बन जाएगा, जेड कॉन्जुगेट -3 आयोटा, ठीक है। पर अगर तुम इधर देखते हो, तो अगर तुमने इधर अगर तुम ध्यान से देखते हो तो तुम्हें अगर ये चाहिए ना जेड कॉन्जुगेट -3 आयोटा, तो तुम्हें यहाँ पर ये 8 नहीं चाहिए, तुम्हें यहाँ पर ये 9 होना चाहिए, तभी तो खेल पाओगे, तभी तो ये 3 कॉमन ले पाओगे। तो मैंने यहाँ 9 बना लिया, मतलब 1 ऐड कर लिया दोनों तरफ, तो यहाँ बन गया, यहाँ 9 बन गया, और कॉमन क्या ले लिया आपका 3 आयोटा मैंने कॉमन ले लिया। तो आप तुम देख सकते हो पूरी चीज़ एकदम सही बैठ गई है। 3 आयोटा इंटू जेड कॉन्जुगेट ये आ गया, और -3 आयोटा इंटू 3 आयोटा 9 आ गया, और इक्वल टू 1 हो गया यहाँ पर। दैट मीन्स कि z+3 आयोटा इंटू जेड कॉन्जुगेट -3 आयोटा इक्वल टू 1, ठीक है। चलो इतना तो हो गया, अब क्या करना है, अब क्या बोला उसने, हमें मॉडुलस फाइंड करना था z+3 आयोटा का मॉडुलस, तो दोनों तरफ मॉडुलस ले लेते हैं, है ना, सिंपल। तो अगर मैं, और एक और चीज़ है, एक और चीज़ है भाई, ये जो z+3 आयोटा है ये इसी का ही कॉन्जुगेट तो लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये कुछ नहीं, ये सिंपल लिखा है z+3 आयोटा, और ये लिखा हुआ है z+3 आयोटा का क्या कॉन्जुगेट। दैट मीन्स कि ये क्या बन गया, z+3 आयोटा का मॉडुलस का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि खुद ही क्या बन गया, 1 बन गया, ठीक है। सो दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर, इसका क्या आंसर आ गया, 1 आ गया, ठीक है। 13 वाले का। 14 देख लेते हैं, 14 भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। तो 14 पे क्या है, ओके वेट अ सेकंड, अब जरा देखते हैं कि इसमें क्या है। तो हमें देखा है 1 प्लस आयोटा, और नीचे दे रखा है 1 माइनस आयोटा, फिर देखा 1+2 आयोटा, और फिर नीचे दे रखा है 2 माइनस आयोटा। मैंने तुम्हें एक बार एक चीज़ बताई थी कि कभी अगर दे रखा हो a प्लस आयोटा b और तुम्हें दोनों के रोल्स रिवर्स करने हैं तो आयोटा कॉमन ले लो, तो अगर तुम आयोटा कॉमन ले लो या फिर आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, वन इन द सेम थिंग, तो मतलब एक जैसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं, अगर मैं आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा, तो ये बन जाएगा आयोटा a माइनस b, यानी कि ये बन गया -b प्लस आयोटा a, अगर मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ इसी टाइप की चीज़ यहाँ पर हो रही है, ज़रा ध्यान से देखते हैं। हमें देखा है फॉर एग्जाम्पल, लेट्स मैंने ले लिया 2 माइनस आयोटा, अगर मैं इसमें से आयोटा कॉमन ले लेता हूँ लेट से, या फिर इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा 2 आयोटा, और माइनस आयोटा इंटू आयोटा क्या बन जाएगा +1, यानी क्या बन गया 1+2 आयोटा। जो ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे बना हुआ है, बस सिंपल आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। और ये तुम ध्यान से नोटिस करो तो ये हर ब्रैकेट के अंदर हो रहा है। तो वो मेरा वो जो नोट मैंने एक किसी टाइप ऑफ क्वेश्चंस वाले मैंने लेक्चर के अंदर ये समझाया था कि रोल्स रिवर्स करने के लिए या तो आयोटा कॉमन ले लो या आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा आयोटा कॉमन लेने का क्या मतलब होता है कि लेट्स से मेरे दे रखा है a प्लस आयोटा b, और मैंने इसमें से आयोटा कॉमन ले लिया, मतलब आयोटा मैंने बाहर निकाल दिया, तो अब a में तो आयोटा था ही नहीं, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, a बाय आयोटा करना पड़ेगा, तभी तो आयोटा आयोटा कटेगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, सिंपल सा b हो जाएगा। अब मुझे ऑलरेडी पता है कि 1 अपॉन आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा होता है, तो ये फिर से वही वही चीज़ बन गई, ये क्या बन गया आपका, फिर से वही बन गया माइनस आयोटा a, यानी कि b माइनस आयोटा a, अगर तुमने इसमें से आयोटा कॉमन लिया है तो, ठीक है ना। तो वन इन द सेम थिंग, वन इन द सेम थिंग। फिलहाल मैं तो अपने को उसी से करूँगा कि आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, ठीक है। तो 1 प्लस आयोटा का तो मैं कुछ करूँगा नहीं, नीचे जो लिखा हुआ है ना 1 माइनस आयोटा, इसमें मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस आयोटा, और नीचे बस एक आयोटा जरूर आ जाएगा क्योंकि आयोटा से मल्टीप्लाई करा है अगर, ठीक है, सॉरी आयोटा से तो मल्टीप्लाई कर दिया ना अंदर, तो ये आयोटा आयोटा कटने के लिए नीचे एक आयोटा लेना पड़ेगा, राइट। सिमिलरली ऊपर दे रखा है 1+2 आयोटा, तो नीचे क्या है 2 माइनस आयोटा, तो इसको अगर तुम आयोटा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अभी हम लोगों ने देखा था क्या बन जाएगा 1+2 आयोटा, पर आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम देख पा रहे हो कि हर बार यही होने वाला है, मतलब इसके लिए एक आयोटा डिनोमिनेटर में आएगा, और ये आयोटा फर्दर क्या होने वाला है भाई, अगर ऐसे लिखा हुआ है a
बाय बी बाय सी, तो ये सी क्या होता है, ऊपर पहुंच जाता है ना, यही तो होता है, ये तो होता है, राइट। दैट मीन्स कि ये वाला जो आयोटा तुम देख रहे हो, ये आयोटा और ये जो नीचे आयोटा आ रहा था, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये सिंपल आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। जब मैंने दो फैक्टर्स की बात करी, यहाँ टोटल कितने फैक्टर्स हैं, एन फैक्टर्स हैं, तो इसकी वजह से एक आयोटा आएगा, 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 टोटल एन आयोटा आ जाएंगे, तो ऊपर क्या बन जाएगा, आयोटा के पार एन, फिर ये कट जाएंगे सबके सब। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो मेरा ये जो जेड है ये एक्चुअल में क्या बन गया, आयोटा की पार एन बन गया, सिंपल सा, ठीक है। और अब मुझसे बोला जा रहा है कि इसकी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बताइए। अब मेरा सिंपल सा फंडा है बॉस, ठीक है जी, सिंपल सी बात है, आयोटा की पार एन मेरा आंसर आ रहा है, एन मेरा नेचुरल नंबर दे रखा है इसने, ठीक है। और मुझे पता है आयोटा की पार एन के सिर्फ चार आंसर होते हैं, एक आयोटा, दूसरा माइनस आयोटा, तीसरा सॉरी जीरो नहीं, वन, और उसके अलावा माइनस वन। भाई आयोटा की पार अगर तुम अरे समझ गए होगे यार, अपने पास चार टाइप के नंबर होते हैं, फोर के प्लस वन, फोर के प्लस टू, फोर के प्लस थ्री, तो ये तो चार आंसर आते हैं, है ना। तो अब इसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है, वन का आंसर क्या, वन का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जीरो, माइनस वन का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पाई, माइनस आयोटा का आर्ग्यूमेंट क्या होता है, माइनस पाई बाय टू, और इसका आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पाई बाय टू। ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डेफिनेटली। तो अब बात कर लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो यार एक प्रॉपर्टी यूज़ करेगा, ठीक है। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखी है इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। क्या पढ़ रखी है वो मैंने पहले से लिख दिया, ये आइडेंटिटी है हमारे पास, ठीक है, कि साइन एक्स इंटू साइन 60 माइनस एक्स इंटू साइन 60 डिग्री प्लस एक्स, ये बराबर होता है आपका साइन 3x/4। अब यहाँ पर बस इतना सा फर्क है, ये सब तो सेम ही है ना, साइन एक्स प्लस 60 लिखो चाहे 60 प्लस एक्स लिखो, सेम थिंग, साइन एक्स और साइन एक्स भी सेम है, बस यहाँ पर एक्स माइनस 60 है, यहाँ पर 60 माइनस एक्स है। तो अगर एक्स माइनस 60 कर दोगे तो ये माइनस साइन 3x/4 बन जाएगा। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है ये है माइनस साइन 3x/4, तो ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसमें जो ये जो एक्स था ये 0 से पाई बाय 3 में है, ठीक है ना, ये जो एक्स है ये मेरा 0 से पाई बाय 3 के बीच में है, तो जो 3x होगा 3x वो कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, 3 टाइम्स 0 यानी कि 0, और 3 टाइम्स पाई बाय 3 यानी कि सिंपल पाई, तो ये 0 से पाई के बीच में होगा, सिंपल। अब अगर ये 0 से पाई के बीच में है, ठीक है, सुन लेना, बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, ठीक है। अगर 3x मेरा 0 से पाई के बीच में है, व्हाट डज दैट मीन, बेसिकली अगर 3x को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लें, तो थीटा मेरा 0 से पाई के बीच में है, और साइन जो होता है अगर देखो तो वो 0 से पाई के बीच में, जो मेरा ये साइन है ये क्या है, पॉजिटिव है, जीरो भी नहीं है, जीरो भी नहीं, जीरो कहाँ पे होगा, जीरो पे और पाई पे, पर जीरो और पाई पे तो ओपन है, तो 0 से पाई के बीच में कहाँ पर है, क्या है ये, पॉजिटिव है, यानी कि साइन 3x क्या चीज़ है, एक पॉजिटिव नंबर है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। तो माइनस साइन 3x/4 क्या हो गया, एक नेगेटिव रियल नंबर हो गया, तो z जो है वो एक नेगेटिव रियल नंबर है, तो इसका आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होगा, अगर वो एक नेगेटिव रियल नंबर है, यानी कि इस जगह पे होगा, तो यहाँ आना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आंसर, पाई हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो पाई इज द आंसर, तो वेरी इंटरेस्टिंग वन। अब उससे पहले मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है, जो कि ये है, जिसके लिए कई लोग शायद अभी तक कंफ्यूज हो चुके होंगे मेरे हिसाब से। तो पूरे लेक्चर में और इनफैक्ट कंसेप्ट में भी हम लोगों ने दो चार चीज़ें पढ़ी हैं, तो उनका नाम बता देता हूँ। कभी भी क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा हो फाइंड द जनरल आर्ग्यूमेंट, या फिर फाइंड द आर्ग्यूमेंट, या फिर फाइंड द एम्पलीट्यूड, या फिर सिंपल बोल रखा हो एम्प, या फिर आर्ग, जैसे इतने सारे क्वेश्चन थे, जैसे आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, देख रहे हो, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, या फिर ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड की पावर 3/8, तो चाहे एम्प लिखा हुआ हो चाहे आर्ग लिखा हुआ हो, वन इन द सेम थिंग, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं है, जो ये चीज़ लिखी हुई है ये आपका जनरल आर्ग्यूमेंट है। ये क्या है ये मैं वैसे समझा चुका हूँ, फिर भी मैं अगर अच्छे से समझा दूंगा तो मैं, एक होता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट या फिर प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड, जब भी वो होगा तो वो क्वेश्चन में ऑलरेडी देगा। प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का सिंपल फंडा है कि माइनस पाए ओपन और पाए पे क्लोज, इस पे हम लोगों ने बहुत अच्छे से पीएचडी ऑलरेडी कर रखी है, इस पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने तुम्हें 17 क्वेश्चन कराए हैं ना, तो 17 के 17 क्वेश्चन के आंसर लिखूंगा मैं सबके सामने, और बताऊंगा कि अगर इस क्वेश्चन में देखा होता है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालो तो क्या आंसर होगा, और अगर जनरल आर्गुमेंट निकालना होगा तो क्या आंसर होगा, उससे तुम्हारी कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगी। जैसे यहाँ पर सिंपल लिख रखा है आर्गुमेंट, तो वो क्या मांग रहा है यहाँ पर वो तुमसे क्या मांग रहा है, सिंपल जनरल आर्गुमेंट मांग रहा है वो, यहाँ पर भी वो तुमसे जनरल मांग रहा है, यहाँ पर भी तुमसे वो जनरल मांग रहा है। पर कई बुकों में भी इसके आंसर गलत है, कई कोचिंग मटीरियल्स में भी इसके आंसर गलत होते हैं, क्योंकि कंसेप्चुअल लेवल पे सब फ्लॉड होते हैं, ठीक है। तो लेकिन अब कई बार जेई मेंस गलती कर देता है, क्या कि जैसे उसने ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी दिए, अब उसमें उसने वो वाले ऑप्शन ही नहीं दिए, तो फिर हमें ना चाहते हुए भी वही वाले आंसर्स करने पड़ते हैं, ठीक है। तो पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ, पहले इन सबके आंसर लिख लेता हूँ जो भी मैंने अभी तुम्हें पढ़ाए हैं, ठीक है, और फिर तुम्हें समझा दूंगा। सबसे पहली चीज, जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो तो माइनस पाई से पाई में होता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। पर लेट से किसी क्वेश्चन के अंदर आंसर तुम्हारा वेरिएबल में आ रहा है कि इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, लेट से एक्स है इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, अब तुम कुछ नहीं कर सकते यार, अब तुम्हें ये नहीं पता ये जो x आया है ये माइनस पाई से पाई के बीच में है या नहीं है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि इसको रेगुलेट करने के लिए हम इसमें 2 के पाई जोड़ देंगे। तो ये जो हमने जोड़ा है ये हमने रेगुलेट करने के लिए जोड़ा है, पर क्या ये मैं हर बार जोड़ता हूँ, नहीं, ये मैं हर बार नहीं जोड़ता हूँ,
ठीक है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वेरिएबल था इसलिए मुझे जोड़ना पड़ता है, कि मुझे पता नहीं है कि ये जो x है ये माइनस पाई से पाई में लाइक करेगा या नहीं करेगा, इस वजह से मैंने यहाँ पर 2 के पाई लगाया। पर अगर मैं जनरल आर्ग्यूमेंट की बात करता हूँ, तो अब यहाँ सुनना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या है कि लेट्स से तुमने तुम्हारा ये कोई z निकाला, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इनफैक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं सीधे। लेट्स से मैंने ले लिया 1 प्लस √3 आयोटा, ठीक है। अब इसका अगर तुम निकालोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, √3, यानी कि आपका 60 डिग्री आ जाएगा, यानी कि आपका पाई/3। तो इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या है, 1 प्लस √3 आयोटा, इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या है, सीधे आंसर आएगा पाई/3। पर अगर मैं बोलता हूँ इसका जनरल आर्ग्यूमेंट क्या है, तो इसका जनरल आर्ग्यूमेंट पता क्या होगा, पाई/3 प्लस 2n पाई। यहाँ पर n ऑब्वियसली एक इंटीजर है। कोई बोलेगा ये काम तो हम लोग प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में तब करते थे जब जो है वेरिएबल आता था, तो तुम देखो यहाँ पर हमने नहीं किया है, जब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकाला है, सिंपल पाई/3 निकाला है। पर अगर तुम यहाँ देखोगे तो 2n पाई क्यों जोड़ा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो तुम 60 डिग्री ऐसे पहुंचे हो, मैं पहले पूरा एक चक्कर लगाऊंगा 2 पाई पूरा 360 डिग्री, और फिर से 60 डिग्री जोड़ दूंगा, तो 420 डिग्री भी अगर मैं निकालता हूँ तब भी मैं यहीं पहुंचूंगा। इनफैक्ट मैं चाहूँ तो बहुत सारे चक्कर लगा के फिर यहाँ पहुंच जाऊँ वापस, तो 2n पाई इस वजह से है। या फिर मैं उल्टा कर सकता हूँ, मैं यहाँ से शुरू होऊंगा, मैं -360 डिग्री लाऊंगा, और फिर मैं बाद में प्लस पाई/3 मैंने ऑलरेडी कर ही रखा है, तो -360 डिग्री प्लस पाई/3, बोलो अब भी पहुंच जाऊंगा मैं, राइट। तो बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पहुंचने के। तो जनरल आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है कि जितने भी तरीके हैं वो सब लिख दे एक जगह पे, तो वो सारे के सारे तरीके ये लिखे हुए हैं, सारे के सारे तरीके जिससे भी तुम यहाँ पहुंच सकते हो, ठीक है। तो भाई 2n पाई क्यों है ये, चाहे तो 2 पाई ऐसे घूम करके यहाँ पहुंच जाए, है ना, या फिर तू 4 पाई कर देगा, या फिर तू 6 पाई कर देगा, है ना, ऐसे तो कर सकता है, तो पॉजिटिव आ जाएगा। और मैंने क्या बोला, एन इंटीजर है, यानी कि नेगेटिव भी अलाउड है, तो -2 पाई करके तुम यहाँ पहुंच सकते हो, या फिर -4 पाई करके तुम यहाँ पहुंच सकते हो, या फिर माइनस क्या 6 पाई, 3 चक्कर लगाओ क्लॉकवाइज, 3 चक्कर लगाओ क्लॉकवाइज, और फिर पाई/3 जोड़ दो, तो वहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। तो दुनिया के जितने भी तरीके हो सकते हैं वो सब के सब इसमें आ गए, ठीक है। तो जनरल आर्गुमेंट हमेशा कैसा होता है कि जो भी तुम्हारा निकल के आ रहा है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, जो भी आ रहा है, ये नहीं कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही निकालना है हर बार, तुम कोई और भी निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे तुमने 60 डिग्री निकाला, तो हो सकता है मैं शुरुआत ही ऐसे करूँ कि ये मेरा कौन सा एंगल है, ये मेरा -300 डिग्री है, ठीक है। तो मैं शुरुआत करूँगा -300 डिग्री, और यहाँ लिख दूंगा प्लस में 2n पाई, जैसे चाहूँ मैं उससे शुरुआत कर सकता हूँ एंगल से। पर कोई भी तुमने एक एंगल ले लिया थीटा, तो उसमें तुम्हें 2n पाई जोड़ना पड़ेगा, दिस इज कंपलसरी, ठीक है, दिस इज कंपलसरी, क्योंकि जनरल आर्गुमेंट का सेंस ही वही बनता है। तो कभी भी क्वेश्चन में देखा ना कि आर्गुमेंट निकालो या एम्पलीट्यूड निकालो, तो वो हमेशा 2n पाई भी ऐड करवाना चाहता है। अगर वो एक बहुत ही ढंग की बुक होगी तो वो ये बोलेगी तुमसे करने के लिए। अब मैंने यहाँ पे सारे आंसर लिख दिए जो मैंने आज के लेक्चर में डिस्कस करे हैं, तो अब मैं तुम्हें उनके एक्चुअल आंसर दिखाता हूँ। तो ये मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था, सबसे पहला क्वेश्चन यही वाला था। इसका आंसर क्या आया था, पाई/4 प्लस पाई/3 प्लस थीटा। अब यहाँ लिखा है आर्ग्यूमेंट, तो आर्ग्यूमेंट से मैं क्या समझा, जनरल आर्ग्यूमेंट, इसलिए मुझे यहाँ पे कायदे से 2n पाई जोड़ना चाहिए। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा, ये होगा। पर अगर लेट्स से कभी उसमें आया, क्या कहते हैं, MCQ में आया, इसमें ऑप्शन नंबर ABCD दे रखा है, तो बहुत रेयर चांसेस होंगे कि इसमें 2n पाई लिखा हुआ होगा। यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा तुम्हें कि n बिलोंग्स टू z, वो तो है ही, खैर कॉमन सेंस है, वो तो लिखना ही पड़ेगा। पर ज़्यादातर केसेस में ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ होगा, पाई/4 प्लस पाई/3 प्लस थीटा, खत्म बात, और कुछ नहीं लिखा हुआ होगा। अब मैं जरा इसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो इसका आंसर आया था पाई/2। तो इसका अगर मुझसे कोई बोलता है इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, तो मैं बोलूँगा पाई/2, कुछ करने की जरूरत नहीं है इसके अलावा। इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो गया, पाई/2। पर क्वेश्चन में क्या बोल रहे, सिर्फ आर्गुमेंट, यानी कि जनरल आर्गुमेंट पूछा उसने, तो इसका आंसर क्या होगा, पाई/2 प्लस 2n पाई, क्योंकि मैंने अब जनरलाइज कर दिया, ये लिखना पड़ेगा कि n बिलोंग्स टू z, ये इसका जनरल आंसर है। पर फिर से वही मैं बोलूँगा कि ऑप्शंस के अंदर हो सकता है सिर्फ और सिर्फ पाई/2 दे रखा हो, पाई/2 2n पाई ना दे रखा हो, क्योंकि मैं वही बोलूँगा कि कंसेप्चुअल लैग है बहुत ज़्यादा, तो मतलब बहुत कम लोगों को पता होता है, ठीक है, इस वजह से। पर जो बिल्कुल स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं ना, जो प्रोफेसर्स लिखते हैं या फिर एक बंदा जो डीप जा चुका है, वो हमेशा सही आंसर देगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला हो गया 1 + √3 आयोटा अपॉन 1 - √3 आयोटा, इसका मॉडुलस। इसका आंसर मेरा क्या आया था, 0, क्योंकि ये एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इसका आंसर कोई 0 दे सकता है। अगर मैं बोलता हूँ इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है, तो 0 आंसर। अगर इसका जनरल आर्गुमेंट क्या है, तो 0 में तुम्हें 2n पाई जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इसका एक्चुअल आंसर क्या हो गया, 2n पाई हो गया, जहाँ पर ऑब्वियसली n क्या हो गया, एक इंटीजर हो गया, ठीक है, परफेक्ट। तो ये मेरा इसका आंसर हो गया। क्या हो गया इसका आंसर, 2n पाई, क्योंकि यहाँ पर उसने सिर्फ आर्गुमेंट बोला है। अगर बोलता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो आंसर होगा 0। पर फिर से अगर मैं बोलता हूँ इसी क्वेश्चन का कि जनरल आर्गुमेंट दिखाओ, और ऑप्शन में से क्या लिखा हुआ होगा, 0, हो सकता है ऑप्शन में ये लिखा ही ना हो कि 0 + 2n पाई, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से करेक्ट करते हुए चल रहा हूँ कि एक्चुअल आंसर क्या है, 0 + 2n पाई। पर कई बुकों में, कई एग्जामिनेशन के अंदर, इनफैक्ट जेई के अंदर भी हो सकता है सिर्फ 0 लिखा हुआ आए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट हमने क्या किया था, ये वाला, इसका भी आंसर क्या आया था, 0 आया था। पर फिर से वही वाली बात है कि अगर प्रिंसिपल पूछा होता उसने, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो क्या आंसर आता 0। पर यहाँ पे तो उसने जनरल आर्गुमेंट पूछा है, तो इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा, 0 + 2n पाई, ठीक है ना, मतलब सिंपल 2n पाई। अब इस वाले क्वेश्चन में उसने सीधे क्या पूछा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ दिस वन, तो इसका सिर्फ प्योर आंसर होगा पाई, और कुछ नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है जी, परफेक्ट। अब नेक्स्ट आ जाओ।
अब यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, तो जरा ध्यान से सुनना। तो हमारा आया था ना z इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, इसका मैंने स्क्वायर किया था, तो ई की बार जेड स्क्वायर का आर्ग्यूमेंट क्या आया था, -2xy। ठीक है, तो वैसे तो सिर्फ इसका यही आंसर होगा अगर तुम बुक्स चेक करोगे। मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ सेम क्वेश्चन का मैंने दो बुकों में ट्राई किया। ठीक है, पहली बुक में इसका आंसर था सिर्फ -2xy, और एक बहुत बढ़िया बुक थी स्टैंडर्ड बुक, उसका आंसर था -2xy प्लस 2nπ। ठीक है, सेम क्वेश्चन का बोल रहा हूँ, सेम क्वेश्चन का। तो वही वाली बात है, डिपेंड करता है कि राइटर कौन है, जिसने लिखा है वो कितना कंसेप्चुअली क्लियर है। तो जब उसने आर्ग्यूमेंट पूछा है तो हो सकता है पहले वाले राइटर ने ज़्यादा सोचा ना हो, पर जो ये आंसर है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, क्योंकि -2xy प्लस 2nπ यहाँ तो तुमने जनरलाइज कर दिया। अगर मैं तुमसे ये बोलता हूँ कि इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होगा, तब भी इसका यही आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस बार -2xy एक वेरिएबल है। अब मुझे सच में नहीं पता कि ये माइनस पाई से पाई में लाई करेगा या नहीं करेगा, तो मैं इसको बैलेंस आउट करने के लिए भी तो 2nπ जोड़ूंगा। तो ये आंसर दोनों तरफ से सही था। तो -2xy तो बिल्कुल किसी एंगल से इसका आंसर हो ही नहीं सकता। पर मैं फिर से वही बोलूंगा कि ऑप्शंस में अगर तुम्हें -2xy दिख जाए तो भगवान के नाम पे भैया -2xy लगाया ना, ठीक है ना, क्योंकि जैसा भी ये चलता है, इंडिया में सब चलता है। ठीक है, सिमिलरली जैसे ये वाला क्वेश्चन था x प्लस आयोटा वाई, तो इसका क्या आर्गुमेंट निकल के आया था 2xy। पर वही है कि इसका आंसर क्या हो सकता है 2xy। लेकिन अगर मुझसे बोलता है कि इसका आर्गुमेंट निकालो, जनरल आर्गुमेंट निकालो, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालो, तो तब हर किसी केस के लिए ये आंसर सही है। दोनों में प्रिंसिपल के भी यही सही है, जनरल के भी यही सही है। क्योंकि अगर मैं प्रिंसिपल के लिए देख रहा हूँ तो ये वेरिएबल है, तो इसलिए मुझे बैलेंस आउट करने के लिए 2nπ लगाना पड़ेगा। और अगर मैं जनरल के लिए देख रहा हूँ तो यहाँ पे अगर सिंपल एक कांस्टेंट भी लिखा हुआ होता तब भी मुझे 2nπ तो वैसे भी लगाना ही था। जनरल आर्गुमेंट मतलब 2nπ तो भैया घर का है, वो तो लगाना ही लगाना है अगर जनरल आर्गुमेंट किसी ने पूछा है। ठीक है ना? ओके जी, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या दे रखा है? जैसे ये वाला क्वेश्चन आया था, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आया था, पाई माइनस tan इनवर्स 3/4। और मैंने यही रोक दिया था क्योंकि ऑप्शंस के अंदर तुम देख सकते हो सिर्फ यही आंसर था। ठीक है, पर उसने कहीं पर भी बोला कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालो, नहीं बोला है। उसने सिर्फ ये बोला है, हाँ ये उसने बड़ा सही काम करा है, उसने ये बोला है कि थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2π। तो क्या अब मैं यहाँ लगाऊंगा 2nπ? क्या अब मैं लगा सकता हूँ यहाँ 2nπ? अब मैं नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि अगर उसने 0 से 2π बोल दिया तो दैट मीन्स कि भाई पाई माइनस tan इनवर्स, अच्छा यहाँ पे 4/3 था, ये 4/3, तो दैट सिंपली मीन्स कि ये आपका यहाँ लाई कर रहा होगा कहीं पे। सही है ना? tan इनवर्स 4/3 जो भी होगा यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, तो ये मेरा एंगल होगा थीटा। ठीक है, जो तुमने निकाला है थीटा नहीं, एक मिनट, वेट अ सेकंड। यहाँ पर उसने ये बोला कि थीटा जो है वो 0 से 2π के बीच में है। तो इस क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है तो मैं ज़्यादा इस पर कमेंट करूँगा ही नहीं, छुट्टी करो। ये वैसे भी आपके जेई लेवल के क्वेश्चन, मतलब इन द सेंस की मेंस लेवल के क्वेश्चन है, तो ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा इसमें, फालतू में फंस जाऊँगा मैं। तो अब नेक्स्ट देखो 9th वाला, इसमें क्या है, फिर से वही सिंपल आर्गुमेंट दे रखा है, यानी कि जनरल आर्गुमेंट की बात हो रही है। तो इसका आंसर होना क्या चाहिए, 0 + 2nπ। पर हर बुक में तो इसका आंसर क्या मिलेगा, सिंपल 0। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होंगी उन्होंने हिम्मत करी होगी लिखने की 0 + 2nπ, n बिलोंग्स टू z। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा इसका, 0 ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस वाले में तो कोई कुछ करना ही नहीं है, वो तो ये तो मांगी कुछ अलग चीज़ रहा था, ये भी आप हम डिस्कस कर ही चुके हैं इसको। सिमिलरली जैसे ये वाला क्वेश्चन था z प्लस आयोटा वाला, ये वाला क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर आया था प्लस माइनस π/2, शायद यही आंसर आया था, शायद इसका आंसर यही आया था, है ना? हाँ यही आया था। तो अब इसमें उसने क्या बोला, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो क्या इसका आंसर सिर्फ प्लस माइनस π/2 होगा? नहीं, क्योंकि अगर तुम आर्ग्यूमेंट ऑफ z मांग रहे हो तो तुम्हें यहाँ पर 2nπ लगाना ही पड़ेगा जनरलाइज करने के लिए। पर हम फिर भी अगर तुम इसको ऑप्शन में देखोगे तो शायद तुम्हें 2nπ देखने को ना मिले। अगर यहाँ पे लिखा होता प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तो प्लस माइनस π/2 ही आएगा। ठीक है, 13 में तो निकालना ही नहीं था आर्ग्यूमेंट। 14 में क्या आंसर आया था, आयोटा की पावर n था। ठीक है, और उसके 4 आपके थे, और यही आंसर थे, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोला प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो सिर्फ यही इसके 4 आंसर्स होंगे, और कोई इसमें कोई एनोमली नहीं है, परफेक्ट क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, अच्छा 16 देख लेते हैं। 16 में मेरा क्या आंसर निकल के आया था, पाए मेरा आंसर निकल के आया था, और उसने पूछा भी प्यारा सा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही था, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है तो पाया हुआ इसका आंसर, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा इधर देख लो, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, वही वाला क्वेश्चन आ गया ये फिर से। तो इसमें इसका आर्गुमेंट क्या है, y, इसका आर्गुमेंट क्या है y, पर क्योंकि इसे मुझे सिंपल आर्गुमेंट पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा 2nπ। अगर वो यहाँ पे बोलता प्रिंसिपल आर्गुमेंट तब भी यही होता, क्यों, क्योंकि y में वेरिएबल है तो बैलेंस आउट करने के लिए लगाना पड़ता, और वैसे हमने जनरलाइज करने के लिए लगाया है। ठीक है, अच्छा इसमें उसने पूछा ही नहीं था। ठीक है जी, तो एकदम परफेक्ट हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं बचना चाहिए कि जनरल आर्गुमेंट, एम्पलीट्यूड, है ना, आर्ग, ARG, AMP, एम्पलीट्यूड, प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड, इन सब में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो जितने लोगों से भी मैंने पढ़ा था, हर एक बंदा कुछ अलग अलग ही चीज़ें बोल रहा था। वो किसी क्वेश्चन में तो 2nπ लगा रहे थे, किसी में नहीं लगा रहे थे, किसी में समझा भी नहीं रहे थे। अब मेरा दिमाग उड़ गया था, मैंने क्या है, और फिर हर बुक में डिफरेंट, तो मैंने कहा पता नहीं क्या चल रहा है ये। ठीक है, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो अब मैं तुम्हें ये 15th क्वेश्चन अब मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। ठीक है, तो कोशिश करते हैं एक बार समझने की इसको। तो हमें एक तो ये दे रखा है आर्गुमेंट ऑफ z1 z2, ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, यानी कि आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 जो है वो भाई साहब हमारे बराबर है π/2 के। ये बोला गया मुझसे, स्ट्रेट फॉरवर्डली मुझसे ये बोला गया है। ठीक है जी, वैसे तो तुम्हें यहाँ पर भी समझना चाहिए कि यहाँ पर भी जो आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है वो आपकी जनरल आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है।
ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कायदे से 2n लगा देना चाहिए, कायदे से बता रहा हूँ, कायदे से। बाकी अच्छा, इधर इस वाले को देखते हैं, इस वाले में क्या हो रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 - आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1। तुम कहोगे मैं तुमने आर्ग्यूमेंट क्यों ले लिया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में आर्ग्यूमेंट ही फाइंड करना है, मैं इस इक्वेशन का क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा मैं, तो मैंने इसलिए जल्दी से इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड कर लिया। ठीक है, तो इसका आर्ग्यूमेंट किसके बराबर होगा भाई, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इक्वल आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, क्योंकि भाई अगर तू निकाल रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 - आयोटा इंटू z1, तो ये बराबर होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ 2z2 के, ऑब्वियसली। क्यों, क्या मैंने ये बोला कि टेकिंग आर्ग्यूमेंट बोथ साइड्स, ये बकवास में कभी करता ही नहीं। मैंने क्या बोला, तू एलएचएस का आर्ग्यूमेंट ले, पर ये जो चीज़ है अंदर वाली, ये तो 2z2 के बराबर है, तो ये तो ऑब्वियसली होना ही होना है, इसीलिए क्या हुआ, टेकिंग आर्ग्यूमेंट बोथ साइड्स। तो हम इसको बोलते कैसे हैं ऑफिशियल फैंसी भाषा में, कि टेकिंग आर्ग्यूमेंट बोथ साइड्स। खैर, तो अगर मैंने ऐसा करा तो आरएचएस में क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ 2, दैट इज जीरो। अब एक और चीज़, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, ये आर्ग्यूमेंट है, यानी कि ये क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर, ये तुम जनरल आर्गुमेंट निकाल रहे हो, तो इसीलिए जनरलाइज करने के लिए मुझे यहाँ पर एक और लेना चाहिए, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एन यूज़ कर लिया, तो एक 2 के बाद मुझे यहाँ ले लेना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात, कि अगर तुम्हें सिंपल एक आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी भी लगानी है जनरल आर्गुमेंट के केस में, तो तुम्हें हर बार 2n लेना ही पड़ेगा, समझ गए। ठीक है, तो इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैंने 2n यहाँ ले लिया, तो कुछ लोग इस बात पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इधर तो सिंपल π/2 लिखा हुआ था, तो तुम इधर लोगे, ऑब्वियसली बात है, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस z2, कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी लगा रहे हो तो यहाँ पे तुम्हें 2n जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जनरल आर्गुमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है जी, परफेक्ट। अच्छा, अब सुनो मेरी बात, आर्गुमेंट ऑफ 1 - आयोटा क्या होता है भाई, ये मेरा 1 है और ये मेरा माइनस आयोटा है, तो ये क्या हो गया, -π/4, ये क्या हो गया, -π/4। ठीक है, तो ये हो गया -π/4, तो -π/4 प्लस में आर्गुमेंट ऑफ z1 को मैं थोड़ी देर के लिए θ1 मान लेता हूँ, तो θ1 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z2 को मैं मान लेता हूँ θ2, तो θ2 प्लस 2k पाई, ये मेरी पहली इक्वेशन है, ये मेरी पहली इक्वेशन है। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। अब इस वाले को देखते हैं, तो इस वाले में क्या दे रखा है, आर्गुमेंट ऑफ z1, यानी कि वही θ1 प्लस θ2 प्लस 2n पाई, क्योंकि सब जनरल में चल रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पे 2n पाई और 2k पाई को टॉलरेट करना पड़ रहा है ना, वरना कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये बराबर हो गया π/2 में। ठीक है, ये बराबर हो गया π/2 के। ओके जी, अब θ1 जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखा जाए तो मुझे क्वेश्चन में क्या मांगा गया, आर्गुमेंट ऑफ z2, यानी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ θ2 से मतलब है, तो मैं θ1 को मुझे एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट कर दे भाई। θ1 किसके बराबर है, θ1 बराबर है θ2 प्लस 2k पाए, और ये -π/4 को उधर ले जाओ, प्लस π/4, और फिर इसको पूरा लिख दो, तो θ2 प्लस 2n पाए इक्वल टू π/2। अब देखो क्या बन गया ये, ठीक है, अब देखते हैं क्या बन गया। अब इसको तो हटा देते हैं, यहाँ से। ठीक है, तो ये बन गया 2 टाइम्स θ2, 2 टाइम्स तो θ2 ही हो गया। ठीक है, फिर ये हो गया आपका एक मिनट, हाँ, तो π/4 ने इसको काट दिया, तो ये आपका बन गया π/4 ही बन गया। ठीक है, तो मैं 2 को भी कॉमन कर सकता हूँ हर जगह से, भाई क्या लिखा हुआ है, 2k पाई लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है, 2n पाई लिखा हुआ है ना, और फिर यहाँ का लिखा हुआ है π/4, तो 2 हटा दो यहाँ से हर जगह से, तो क्या बन जाएगा, θ2 प्लस k पाई प्लस n पाई इक्वल टू π/8, यही तो बन जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि θ2 जो है वो बराबर है π/8 माइनस, अब अगर ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है, k पाई प्लस n पाई, दैट इज k प्लस n इंटू पाई, के और n दोनों क्या था, इंटीजर, यानी कि कोई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, राइट। तो इसको मैं p से दिखा दे रहा हूँ, तो p इंटू पाई, सीधी भाषा में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, है ना। और क्योंकि p एक इंटीजर है, तो चाहे माइनस लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम यहाँ प्लस भी लगा सकते हो। तो इसका जनरल आंसर क्या आएगा θ2 का, π/8 प्लस p पाई। ठीक है, मतलब कि मैं इसमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई जोड़ सकता हूँ, तो θ2 के क्या क्या आंसर हो सकते हैं, एक π/8 हो सकता है। ठीक है, ये तो तब हुआ अगर मैं p को 0 मान लूँ, अगर मैंने p को 1 मान लिया तो क्या आंसर होगा, π/8 प्लस पाई। ठीक है, अगर मैं p को 2 मान लूँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/8 प्लस 2 पाई। ठीक है, एंड सो ऑन। अगर मैंने p को -1 मान लिया होता तो इसका आंसर क्या होता, π/8 माइनस पाई। अगर मैंने p को -2 मान लिया होता तो इसका आंसर क्या होता, π/8 माइनस 2 पाई। ठीक है, अब देखते हैं हमारे ऑप्शन में क्या क्या है, तो एक तो π/8 मेरे साथ साथ दिख ही रहा है, तो वो तो आंसर हो गया इसका। बस बच्चे ये लगा के भाग जाते हैं, क्योंकि वो जनरलाइज नहीं करते, वो p पाई का भी लिखते ही नहीं है यहाँ पर। कोई और महानात्मा होते हैं वो 2k पाई लिख देते हैं कि हम बहुत महान हैं, हमें पता है कि ऐसी होगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या है इसमें आपका p इक्वल टू -1 अगर मैं देखता हूँ तो π/8 माइनस पाई, यानी कि π/8 माइनस पाई, यानी कि आपका क्या हो गया, -7 π/8, तो ये भी मेरे को दिख रहा है यहाँ पर डेफिनेटली। अब 5 π/8 ये बन रहा है क्या, ना ना ना, क्योंकि अगर देखता हूँ तो p इक्वल टू 1 क्या है, p इक्वल टू 1 हो गया 9 π/8, तो ये तो सब बड़े हो गए, ये तो सब छोटे हैं इससे। ठीक है, तो ये दोनों ही नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी एंड डी दोनों हैं इसके आंसर। लोग सिर्फ ये लगाते हैं, ये नहीं लगाते। ठीक है, तो ये आपका इसका परफेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर।
ठीक है जी। पहले मैं इसको सोच रहा था कि इसको स्किप कर दूँ, है ना, इस कंट्रोवर्सी को तो मैं समझाऊँ ही ना, तो मैंने कहा छोड़ो। ठीक है, तो हमारा 15 क्वेश्चन भी हो चुका है। तो आज की क्लास में हम 18 क्वेश्चन करें, कम क्वेश्चन करें मेरे स्पीड के हिसाब से, मैं ज़्यादा क्वेश्चन करा देता हूँ। बेसिक क्वेश्चन उठाएं, पर तुमने देखा कुछ क्वेश्चन बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप सो परफेक्टली समझ में आ गया है एकदम डीप में जा कर के कि क्या कंसेप्ट है और क्या नहीं है। ठीक है, ओके देन मिलते हैं अगले वाले में, उसमें हम करेंगे टाइप 11। उसमें भी मुझे कुछ आर्गुमेंट्स की में ही बात करनी है। ये वैरायटी आपकी जेई मेंस में बहुत आती है। जेई एडवांस ने तो सिर्फ एक बार पूछ के छोड़ दी थी, जेई मेंस पता नहीं कितनी बार घसीटता रहेगा, पर कोई दिक्कत नहीं है, वो पूछता है, हम उसकी कुछ तो इज्जत रखेंगे। तो टाइप 11 पे हम बहुत, मैंने तो फिर इसमें सर्च कर डाला कि मैंने कहा इस पर मैं और क्या बना सकता हूँ, तो मैंने पूरी ही पीएचडी करा डाली है इसमें भी। टाइप 11 हमारी आर्गुमेंट पे ही होने वाली है, और फिर टाइप 12 जो होगा उसमें हम फिर उस पर बात करेंगे, पोलर फॉर्म, यूलर फॉर्म, उस पर कुछ बेहतरीन से बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वो हम देखेंगे आराम से। तो मिलते हैं टाइप 11 के अंदर। आई होप सो मज़ा आया होगा। और हाँ, ये सब चीज़ें पीडीएफ में पीडीएफ में तुम्हें मिल जाएगा, सारे के सारे क्वेश्चन लिखे हुए मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन लिखने में टाइम वेस्ट मत किया करो, सिर्फ उनके सॉल्यूशन लिख लिया करो अपनी एक कॉपी में। ठीक है, जैसे कि वो तुम्हारे नोट्स होने चाहिए, वो तुम्हारा अटेम्प्ट होना चाहिए। ठीक है, और मिलते हैं अगले वाले में।